अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुबह। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? वीकेंड खैर आफियत से गुजर गया। बहुत सारे लोगों के लिए टायरिंग भी रहा होगा, बहुत सारे लोगों ने इन्जॉय भी किया होगा। टायरिंग इस तरीके से कि जो इन्जॉय करने आते हैं उनकी तो इन्जॉयमेंट हो जाती है, लेकिन जो घर में ही रहते हैं और लोगों को सर्व कर रहे होते हैं उनकी उस तरह इन्जॉयमेंट नहीं हो पाती। बहरहाल उसे भी एक इन्जॉयमेंट समझ के और देख रहे हैं जिसका फ़ैन क्लब या लोगों की फॉलोइंग उस गेम के हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। मैं बात कर रही हूँ सॉकर या फुटबॉल की। अगर ओवरऑल देखा जाए, अभी मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी जिसमें ये बात थी, एक तो ये कि दुनिया भर के डिफरेंट खित्तों में रहने वाले साइंटिस्ट इस बात पर काम कर रहे हैं कि फ़ुटबॉल या सॉकर जो भी आप इसे कहते हो, इससे आपके दिमाग को क्या फ़ायदा होता है, इससे आपकी ज़िंदगी को क्या फ़ायदा होता है, इससे आपके दूसरे प्रोफेशंस को क्या फ़ायदा होता है। ये तमाम चीज़ों पर डिबेट भी चल रही है, रिसर्च भी चल रही है और ये समझा जाता है क्योंकि फ़ुटबॉल ऐसा गेम है, उसमें इतनी अनसर्टेनिटी होती है, आप किसी भी बात के लिए श्योर नहीं होते कि वो ज़िंदगी के दीगर मामलात में आपको प्रिपेयर करता है। तो आज हम जो हमारे साथ मेहमान पहले घंटे में मौजूद होंगे उनसे फ़ुटबॉल के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उनका अपना ही एक्सपीरियंस है। फुटबॉल गेम को वो परसू कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ उनकी पढ़ाई भी जारी है या वो प्रोफेशनली दीगर और चीज़ें भी कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ पाकिस्तान की अगर मैं बात करूँ, हम तमाम लोग क्रिकेट को तो अपना प्रोफेशन बनाने के लिए अब तैयार हो जाते हैं। हमारे यहाँ माँ बाप भी समझते हैं कि ठीक है, अगर बच्चा क्रिकेट में जा रहा है और उसकी जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसको अडॉप्ट कर रहा है तो ठीक है, उसका फ्यूचर सिक्योर हो गया। लेकिन अगर आप दूसरे गेम्स की बात करें या सॉकर की बात करें, फुटबॉल की बात करें या हॉकी वगैरह की भी बात करें, दीगर और गेम्स की बात करें, तो माँ बाप कदरे टेंशन में आ जाते हैं कि पता नहीं क्या होगा आगे, फ्यूचर कैसा इसका रहेगा। तमाम चीज़ों को आज हमें पहले घंटे में डिस्कस करना है। पेरेंट्स आर मोर देन वेलकम कि वो आज इस फोरम पे आएँ, अपने दिल की बात कहें, अपने बच्चों का इंटरेस्ट हमसे शेयर करें। साथ में सेकेंड आवर में जो मैंने कहा सूफीज़म है, तो सूफीज़म कव्वाली की सूरत में जब पेश किया जाता है या सुना जाता है तो उसका एक अपना एम्बियंस क्रिएट होता है, जो आज हम करेंगे सेकेंड आवर में। मैं अब फॉर्मल आगाज़ हम कर लेते हैं। काफ़ी सारी स्पीच मैंने आपको दे दी है, तो फॉर्मल आगाज़ में सबसे पहले कोट ऑफ द डे होता है और हमारा आज का कोट बहुत ही मज़ेदार है। नेल्सन मंडेला ने कहा है, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। जब तक कोई काम हो नहीं जाता वो इम्पॉसिबल ही लगता है। कितनी सारी चीज़ें हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, ओहो हो ये मैं नहीं कर सकती, हम लोग पहले ही सोच लेते हैं नहीं 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 ये मुझसे नहीं होगा, दिस इज़ नॉट माई पीस ऑफ केक। लेकिन जब हम उसे करने लगते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ते ही चले जाते हैं और हम अच्छे से अच्छा कर पाते हैं। हर चीज़ इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी सलाहियत दी है कि अगर वो खुद पे यकीन रखे, अपने रब पे यकीन रखे और अपनी मेहनत से आगे बढ़ने की कोशिश करे तो आगे बढ़ ही जाता है। साथ में आज एक दिन मनाया जा रहा है, दैट इज़ द वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी फॉर डायलॉग एंड डेवलपमेंट। कितने सारे कल्चरल डेज़ के हवाले से हम आपको बताते रहे हैं जिसमें जितने भी लैंग्वेजेस हैं, जितने भी कल्चर्स हैं, ये जैसे आप इसमें देख रहे हैं, पूरे ग्लोब में जहाँ कहीं भी लोग मौजूद हैं, जितनी लैंग्वेजेस वो बोलते हैं, जो उनका कल्चरल ट्रेंड है, जो उनके ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, उन सबको आपस में इसी तरह जैसे स्क्रीन पे मौजूद है इसी तरह आपस में जोड़ना। तमाम इंसानों को इर्रिस्पेक्टिवली कि उनकी क्या कास्ट है, उनका क्या कलर है, उनकी क्या क्रीड है, उनकी क्या रेस है। तो आज का दिन पूरी दुनिया में मनाया जाता है टू रिकग्नाइज कि जितना हमने दुनिया भर में किसी भी मामले पे डिफरेंसेस देखे हैं लोगों के, वो ख़त्म होने चाहिए। और मैं आपको बताऊं, हम तो अपने माशरे को लेकर इतना टची होते हैं और इसके बारे में बात करते हैं। रेसिज्म तो बहुत पहले से इंग्लैंड से चल रहा है और उससे भी पहले से ग्रीस और पता नहीं कहाँ से रेसिज्म की आगाज़ हुई थी। और इंग्लैंड में तो कितने अरसे तक लोगों को सिर्फ कलर के बेस पर, आपने जैसे देखा है अमेरिका में या इंग्लैंड में, कलर के बेस पर या उनकी कास्ट के बेस पर उनमें डिफ्रेंसिएशन की गई है। तो हमारे यहाँ तो बड़ी देर में आया है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उस तरह नहीं आया। मगर फिर भी जब कभी ऐसा कोई वायलेंट इंसिडेंट हम इस के बेसिस पे देखते हैं तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। अच्छा, एक और कंडोलेंस में यहाँ से अपनी टीम की जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से, एंटायर पाकिस्तान टेलीविज़न की जानिब से पेश करना चाहूँगी इब्राहिम नफीस साहब की फ़ैमिली को, जिनके हवाले से कल हमने ख़बर सुनी, काफ़ी दिन से सुनते आ रहे थे कि उनकी तबीयत कुछ ख़राब थी और फाइनली कल जो न्यूज़ आई उसने सबको बहुत उदास कर दिया। इब्राहिम नफीस साहब अब हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। स्टेज पे आप इनकी एक्टिंग देखते रहे, ड्रामों में आप इनको देखते रहे और इनके बारे में ये भी कहा जाता है, अक्सर लोगों से मैंने सुना कि बाकायदा ट्रेनिंग थी इनकी।
बाकायदा ट्रेंड एक्टर थे ये, और बैरून मुल्क भी जाते थे इस हवाले से, कोर्सेस वगैरह और दीगर चीज़ें इनकी इसी हवाले से काफ़ी काम, इन्होंने एक्टिंग में तो आए मगर उससे पहले इन्होंने अपनी एक्टिंग के हवाले से, अपने टैलेंट के हवाले से काफ़ी काम भी किया। तो एक बार फिर, क्योंकि नो डाउट हमारे आर्टिस्ट, हमारा असासा जब हमसे छूट जाते हैं, जब हमसे दूर चले जाते हैं तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन यही ज़िंदगी की हकीकत है और इसी को सामने रखते हुए हम दुआगो हैं इब्राहिम नफीस साहब के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, और इस फोरम से हम कंडोलेंस एक बार फिर आपको पेश करते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न हर वक्त अपने स्टार्स के, अपने एसेट्स के, अपने इन तमाम लेजेंड्स के साथ है। अब मैं आपको कुछ खबरें यहाँ से बताती चलूँ और उसके बाद हम गेस्ट को यहाँ पर इनवाइट करेंगे। सबसे पहले तो जो नेटो कॉन्फ्रेंस हो रही है, नेटो कॉन्फ्रेंस में 31 सरबराहान मुमलिकत, 34 वज़राए आज़म शरीक हैं और इसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी की करज़ई, हिलरी क्लिंटन और दीगर नेटो ममालिक के कायदीन से मुलाकातें भी हैं, कुछ से हो एक्सपेक्ट की जा रही हैं। और इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट विज़िट इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं नेटो कॉन्फ्रेंस, जिसके हवाले से अभी हमने डिस्कस किया। 31 सरबराहान मुमलिकत, 34 वज़राए आज़म शरीक हैं और इसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी भी शरीक हैं। नेटो ममालिक के कायदीन से इनकी मुलाकात आज एक्सपेक्टेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और इसके बाद जैसे जैसे फॉलो अप हमारे पास आएगा, सदर आसिफ अली ज़रदारी को आपने देखा, इसमें शहरी रहमान भी साथ में मौजूद हैं। हिलरी क्लिंटन से इनकी मुलाकात, हिलरी क्लिंटन को भी आपने देखा स्क्रीन पर, ये आपने कुछ न्यूज़ के साथ फुटेजेस भी देखी हैं और साथ इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं, आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं नेटो कॉन्फ्रेंस, जिसके हवाले से अभी हमने डिस्कस किया। 31 सरबराहान मुमलिकत, 34 वज़राए आज़म शरीक हैं और इसमें सदर आसिफ अली ज़रदारी भी शरीक हैं। नेटो ममालिक के कायदीन से इनकी मुलाकात आज एक्सपेक्टेड है, जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। और इसके बाद जैसे जैसे फॉलो अप हमारे पास आएगा, सदर आसिफ अली ज़रदारी को आपने देखा, इसमें शहरी रहमान भी साथ में मौजूद हैं। हिलरी क्लिंटन से इनकी मुलाकात, हिलरी क्लिंटन को भी आपने देखा स्क्रीन पर, ये आपने कुछ न्यूज़ के साथ फुटेजेस भी देखी हैं और साथ में तुर्क वज़ीर आज़म आज पार्लियामेंट से ख़िताब करेंगे। 3 रोज़ा दौरे पर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, उनको हम बहुत वेलकम कहते हैं। और उसके बाद भी, इनकी मुलाकात के बाद भी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे, आपसे हम ज़रूर शेयर करेंगे। इसके अलावा एक बड़ी अच्छी सी न्यूज़ है, वो भी मैं आपसे जल्दी से शेयर कर लूँ। दिस इज़ रिगार्डिंग स्पोर्ट्स अगैन। 22 सोने के तमगे वाबडा ने कौमी एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जीत ली। 22 सोने के तमगे मिले हैं भाई वाबडा को, क्या बात है। सिंध कोई मेडल हासिल ना कर सका, साथ में ये भी एक छोटी सी न्यूज़ है, लेकिन वाबडा के लिए बहुत तालियां। वैसे वाबडा के लिए तालियां आप लोग मुश्किल से बजाएंगे, मगर अब बजा दीजिए क्योंकि बेचारे काम सब लोग कर रहे हैं। और संडे को तो इलेक्ट्रिसिटी का ऐसा कोई बहरान नज़र नहीं आया, मगर फिर भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में जहाँ जहाँ भी वो अथॉरिटीज़ हैं, जहाँ जहाँ भी लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, काम कर रहे हैं, उनसे एक बार फिर हम रिक्वेस्ट कर देते हैं कि थोड़ा सा ख्याल रखिए। वैसे ओवरऑल महसूस ये होता है कि सिचुएशन कुछ कुछ करके काबू में आती जा रही है। एक ब्रेक हम यहाँ पर ले लेते हैं, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ इस वक्त के मेहमान मौजूद होंगे। फुटबॉल के हवाले से हम उनसे बात करेंगे। जितने पेरेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं जिनकी छुट्टियाँ हो गई हैं, पेपर ख़त्म हो गए, इस वक्त हमें देख रहे हैं, फुटबॉल में वो जाना चाहते थे, जाना चाहते हैं, आप खुद भी हमें कॉल कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं आज के प्रोग्राम में। सी यू आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर हम आपको सुबह 9 में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त हम आपको मेहमानों से बिल्कुल मुलाकात करवाएंगे, मगर उससे पहले कुछ रेट्स हैं जो आपसे हमें शेयर करने हैं। आपको पता है सोना कितना इंपॉर्टेंट है, किसी को सोने के तमगे मिल गए तो हमने सोचा सोने के रेट्स ही आपसे शेयर करें। सोने के रेट्स, इसके अलावा इंटरनेशनल गोल्ड रेट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल गोल्ड रेट्स आप इस वक्त देखेंगे, फॉरेक्स रेट्स देखेंगे और साथ में मौसम का हाल भी आप देखते जाइए। वैसे कदरे बेहतर मौसम मुझे आजकल महसूस हो रहा है। आप मौसम का भी हाल देखिए, ये तमाम चीज़ें इंफॉर्मेशन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, वहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं इन केस आपको करेंसी रेट्स चाहिए। उसके बाद हम वापस आते हैं, फुटबॉल या सॉकर के हवाले से बात करेंगे।
वेलकम बैक। ये आपने तमाम रेट्स देखे, अब आप उन तमाम लोगों को देखेंगे जो न सिर्फ फुटबॉल के शौकीन हैं बल्कि उसे परसू करते हैं, उसे सीखते सिखाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूनाइटेड फुटबॉल क्लब एसोसिएशन विद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन, अच्छा एसोसिएटेड विद डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन हमारे साथ मौजूद हैं। कोच सबसे पहले मोहम्मद अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। साथ में है मोहम्मद ताहा सईद सिद्दीकी, कैप्टन हैं और इसके अलावा अपना मास्टर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस में। अस्सलाम वालेकुम। गुड टू नो कि आप साथ में अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं। उनके बराबर में है सैयद हस्साम हुसैन। तुम लोगों ने क्या टंग ट्विस्टर रखे हुए हैं? सईद सिद्दीकी, हस्साम हुसैन, डबल सेम। वाइस कैप्टन है और रिसेंटली इन्होंने कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन आर्ट्स में और इसके अलावा स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं ये मीडिया साइंस में, तो शायद आपका भी इनको कंप्लीट हो चुका है। अच्छा, कंप्लीट हो गया है, ओके। तो मीडिया में हम आपको एक्सपेक्ट कर सकते हैं? 3D प्रीवियस आर्टिस्ट भी काम कर रहा हूँ। काम कर रहे हैं, अच्छा अच्छा। चलें, उनके बराबर में है मोहम्मद वकास, सेंटर बैक एंड ही इज डूइंग हिज ACC। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र। ACC तो बड़ी मुश्किल लगती होगी आपको पढ़ाई? बस टफ है, थोड़ा टाइम उधर भी देना पड़ता है, थोड़ा टाइम साथ में इसको। अच्छा, आज ये जरा मालूम करेंगे ना, क्योंकि ये सारे प्रोफेशन में आ गए हैं, अपनी प्रोफेशनल स्टडीज भी स्टार्ट कर दी हैं और साथ में ये अपना गेम भी खेल रहे हैं, तो उनकी स्टडी में इनका दिमाग कितना चाकू चौबंद रहता है, कितना काम करता है, ज़रा ये भी पता चलेगा आज हमें। एंड लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट, इस वक्त के लिए लास्ट, वैसे हमारे साथ कुछ और प्लेयर्स भी हैं जिनकी मुलाकात थोड़ी देर में आपसे करवाएंगे। अदील मुश्ताक हैं, मिडफील्डर और MS कंप्यूटर नेटवर्क आपका कंप्लीट हो चुका जी। हम आप सबको वेलकम कहते हैं और बड़ी खुशी हुई कि आप सब यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। कोच से स्टार्ट करते हैं, ज़रा आप अपने इस ये जो पूरा एक कैंप है, वैसे तो ये कैंप नहीं है, मैं इसको लिटरेरी मीनिंग में ले रही हूँ कि ये जो आपका क्लब है या कैंप है, ये किस तरीके से कितने अरसे से काम कर रहा है, कितनी एज के बच्चों को एनरोल करते हैं आप लोग? कम से कम 6 इयर्स के बच्चे जो हैं अच्छा सीखने आते हैं और काफ़ी मेहनत से वो लड़के अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं। अच्छा, और कोशिश करते हैं, हम भी उनके साथ रखकर कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द उनको बेहतर से बेहतर तरीके से फुटबॉल को सिखाया जाए ताकि पाकिस्तान का नाम रोशन करें। अच्छा, एक बात बताइए, 6 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल, और छोटा बच्चे को वो उसको तो क्रिकेट का भी शौक है, उसे बॉल दे दो, बॉल का भी शौक है तो वो बॉल को बास्केट में भी डाल देगा, तो वो पैर से भी मार देगा। यू नो, हमें ये नहीं पता लग सकता कि वो सिर्फ फुटबॉल ही उसका शौक है। लेकिन किसी भी बच्चे को आप डालते हैं, क्या कुछ अरसे बाद पता लगता है कि इसका शौक था भी या इसका शौक नहीं है, या फिर ग्रेजुअली शौक हो जाता है? नहीं, वो खुद ब खुद ही लड़का जो ना फुटबॉल की तरफ राग़िब होता है। अच्छा, खुद ब खुद? हाँ, और उस तरफ जब फुटबॉल को देखता है तो कहता नहीं मैं फुटबॉल खेलूँगा। अच्छा, तो इस तरह से फिर वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता बनाना शुरू करते हैं जी। और कम से कम 2 साल के बाद या 1 साल के बाद, जो भी हमारे पास तो लड़के 6 साल से जैसे आए हैं, तो अब माशाल्लाह वो तैयार हैं लड़के हमारे पास, जो आगे भी जाकर खेल सकते हैं। अंडर 16 एंड 12, 14, 13 ऐसे लड़के तैयार हैं। अच्छा, ऐसे खेलते हैं? वैसे वो खेलते हैं, फील्ड में मैच भी खेलते हैं, उनके स्मॉल छोटे लड़के आते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे। अच्छा, हमजा एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे पाकिस्तान की टीम को, अंडर 14 पाकिस्तान टीम को। अंडर 14 जी। आप लोगों ने, किसी ने आप में से खेला है? मैंने पाकिस्तान अंडर 19 जो है वो रिप्रेजेंट किया है मैंने। अच्छा, ये वाली चीजें तो हो जाती हैं, अंडर 19 या क्रिकेट में अंडर 17 या किसी अंडर 14, ये तमाम तो चलता रहता है, मगर एज अ प्रोफेशन क्या आप इसे ले सकते हैं कि मैं बस कुछ ना करूं, मैं फुटबॉल खेलूं, अपने मुल्क का नाम रोशन करूं? डिपेंडेंट नहीं हो सकता, क्योंकि आगे जो आजकल जो पेरेंट्स का जो माइंड है वो यही है, माइंडसेट कि हम लोग इसमें किस बेस पे बच्चे को अपना डालें, क्योंकि फ्यूचर के अंदर फुटबॉल में कुछ भी नहीं है यहाँ। और यही अभी जो आपने बात करी, 6 ईयर का बच्चा छोटा होता है, तो असल बात यही है कि ग्रूमिंग जो है वो छोटी एज से ही होती है। अच्छा। और कंट्रीज़ में जो है अकेडमीज़ होती हैं, तो वो उनकी ग्रूमिंग बचपन से करते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ इस टाइप की कोई अकेडमीज़ नहीं है, कुछ नहीं है। आप लोग खुद ही, आप मुझे बताइए पहले, आप खुद ही आ गए थे या अम्मी अब्बू से कहा था कि मुझे? मैं खुद आया था, मैं अक्सर तो बल्कि जो है खुद भी आ जाता हूँ, लड़ झगड़ के भी आ जाता हूँ। मुझे लड़ झगड़ के भी अम्मा अब्बा रोकते हैं कि छोड़ो, बेकार काम है? रोकते हैं क्योंकि इसमें चोटें भी लगती हैं, तो इसलिए भी रोकते हैं। और इसके अलावा अगर और एक्टिविटीज़ हमारी डिस्टर्ब हो, इसलिए भी रोकते हैं। अच्छा, तो आपको इससे क्या मोहब्बत है कि आप घर वालों से भी लड़के आ जाते हैं? बस एक शौक होता है। हाँ, बंदा उसके लिए फिर कुछ भी कर देता है। अच्छा, वैसे अच्छा शौक है। यू सी, आजकल के ज़माने में इतने सारी वैरायटी ऑफ शौक हैं कि अच्छा है अगर आपका बच्चा किसी हेल्दी शौक में मुब्तला है और वो कोई अच्छी हॉबी को परसू करना चाह रहा है, तो ये आपके लिए फिर भी बड़ी ब्लेसिंग है, बजाय इसके कि वो कोई और बाइक रेसिंग में लग जाए या कोई, ओ माय गॉड, पर इतनी सारी चीजें उनमें लग जाए। उससे अच्छा है ना। अच्छा, मुझे आप बताइए भाई, वक्कास है ना, वक्कास आप मुझे बताइए कि इस गेम से
आपको अपनी पढ़ाई में कोई फ़ायदा लगता है, आपको अपनी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा लगता है, अपनी डिसीजन मेकिंग में कोई फ़ायदा लगता है? मैं अपने जो साथ के स्टूडेंट्स हैं उनसे ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, उनसे इवन ज़्यादा इन क्लास, active है। इवन इन एग्जाम्स और इन नॉर्मल लाइफ डिसीजन मेकिंग के अंदर भी। अच्छा। मैं अल्लाह का शुक्र है अभी तो फर्स्ट अटेम्प्ट क्वालिफाइड रहा हूँ, ठीक है, अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी क्लास का बेस्ट स्टूडेंट हूँ करंटली। ओके। तो इस बात में मुझे फुटबॉल की वजह से बहुत सपोर्ट मिली है, क्योंकि इवन जो हमारे एक मेरे टीचर जो हैं वो भी हमारे क्लब के ही हैं, वो पढ़ा रहे हैं इसी को, इसी से क्वालिफाइड कर चुके हैं वो, अब वो पढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो वो भी बहुत एक्टिव टीचर हैं और माशाल्लाह मार्केट में उनका नाम भी काफ़ी इस अच्छा, बारे तो में वो है। भी फुटबॉल प्लेयर वो है? भी जी, हमारे हमारे साथ क्लब के हमारे अच्छा। प्लेयर हैं, मुझसे सीनियर हैं वो। अच्छा, आप लोग लॉन्ग क्लास मतलब लॉन्ग आवर्स झेल सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं, जी, कुछ जी, जी। पेशेंस आ जाता है, बिल्कुल 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 स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जी, होती है। बिल्कुल। स्ट्रेस में अपने आप को हैंडल करना आ जाता है। अच्छा, आप लोगों में से कोई गाड़ी बाइक कोई चलाता है? जी जी बिल्कुल चलाते हैं। जी जी सभी सब चलाते हैं। आपसे शुरू करते हैं क्योंकि अभी तक ये बोले नहीं है। आजकल इतना मसला होता है, गाड़ी बाइक कुछ भी जो भी आपकी राइड है वो जब आप चलाते हैं, ज़रा सा भी किसी के साथ थोड़ा भी कुछ हो गया तो बड़ा गुस्से का इजहार होता है और यंगस्टर्स की तरफ से भी होता है। आप ऐसा करते हैं? पर्सनली अगर पूछा जाए तो मैं तो ऐसा करता हूँ कि ट्रैफिक लॉज जब ब्रेक होते हैं, हाँ। मतलब मिस्टेक होना एक अलग चीज़ है, जी। लेकिन ब्लेंडर करना रोड पे हाँ, आप हाँ। बीच रोड में गाड़ी खड़ी कर ठीक है। दें तो उस पर ऑब्वियसली गुस्सा तो आता है और आना भी चाहिए। अच्छा, लेकिन स्पोर्ट्समैन की एक स्पिरिट होती है ना, या एक पेशेंस लेवल हो जाता है, या एक तरीका कार होता है, आपका दिमाग एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कियोस की सिचुएशन में, चाहे वो ट्रैफिक हो चाहे कुछ और हो, कोई मजमा हो, कोई चीज़ हो जहां आपको तकलीफ बर्दाश्त करी हो, तो वो इंड्योरेंस का जो एक पावर है वो है अंदर आप लोगों के? बिल्कुल बिल्कुल है। हम ये लोग जो रिएक्शन है हमारा बिल्कुल जो है ना कॉमन बंदे से चेंज होता है। चेंज होता है बिल्कुल। अच्छा, क्या चेंज होता है जरा बताओ। अब तुम लोगों ने कहा कॉमन बंदे से कुछ तो भी हम आ चेंज होते जाएंगे, हैं। अगला बंदा जो है कॉमन जो भी है हाँ। वो थोड़ा सा घबरा जाएगा, थोड़ा सा जो है ना अच्छा। डर जाएगा। हम लोगों को अल्लाह का शुक्र है कि इतना पेशेंस है और इतनी बर्दाश्त है कि हम लोग जो है ना कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी लिहाज से हो, कि हमें कोई पकड़ के मारे भी जी। तो फ्लेक्सिबिलिटी हम लोगों के flexible अंदर हैं। बहुत होती है। फ्लेक्सिबिलिटी Exhaust घूम हम लोग घूम के जल्दी कहते हो, चलो अब इधर मार लिया, अब यहाँ मारो, है वो जब तक फ्लेक्सिबिलिटी। थक ना जाए मारते रहो। हाँ, जब तक थक ना जाओ मारते रहो। ओए होए भाई, किस किस से मार खाई है? मैंने रिसेंटली खाई है। रिसेंटली खाई? अम्मी तो मार के बहुत खुश होती होंगी, ज्यादा दुख भी नहीं होता होगा। तो उनको पता भी नहीं होता मेरे कहाँ लगी है कहाँ नहीं लगी। तो अच्छा। बस इतना पेशेंस है अगर ये कि चीज़ बताई जाएगी तो फिर वो आने नहीं देंगे। अच्छा, फिर आने नहीं तो देंगे। इस लिहाज से भी थोड़ा अच्छा हो जाता है कि इंजरीज होती हैं तो वो घर पे अच्छा, ना होता। आप मुझे बताइए कि इंटरनेशनली जितने फुटबॉल गेम्स होते हैं, ख़ास तौर पे वहाँ इंटर कॉलेजेस, इंटर स्कूल्स ये काफ़ी ज़्यादा होते हैं। हमारे यहाँ ये अभी इतना कल्चर नहीं है, थोड़ा बहुत है, लेकिन वेस्ट में ये बहुत ज़्यादा रूटीन में होता है कि उनके बाकायदा कोर्ट है और सब कुछ है। वहाँ पर वो लोग उस मैच को वहीं ख़त्म नहीं कर देते, जो रिजल्ट होता है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी से बाहर भी लेके जाते हैं और वो एक आपस की दुश्मनी बरकरार हाँ, रहती सही है। बात ये एक चीज़ है जो थोड़ी खतरे वाली है। हमारे यहाँ है ये? हमारे यहाँ पर भी है ऐसा, अच्छा। क्योंकि वो इतना फुटबॉल में इतने गुम हो जाते हैं कि आपस में झगड़े फिसाद शुरू कर देते हैं। ठीक है ना, जैसे एक टीम जीत गई तो दूसरी कह रही कि ये इस दफ़ा जीत गई, लेकिन अब आ गई ना ये सामने तो हम इस टीम को ठीक है। ज़रूर हरा कर दम लेंगे। हाँ। तो इस तरह से यहाँ पर है। ऐसी बाहर ममालिक में भी इसी तरह है कि वहाँ पर तो मार धाड़ और ये स्टेडियम में झगड़े हो जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है बाज़ दफ़ा, आप लेकिन लोग समझाते हैं, हम लोगों लोग को कंट्रोल करते हैं। जो ऑफिशियल्स होते हैं वो भी समझाते हैं, जो हमारे बाहर होते हैं ऑफिसर, सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि नहीं भाई कोई ऐसी कोई बात नहीं है, आपस की टीम है ये और उसमें कोई झगड़ा नहीं, कोई हार जीत का कोई वो मसला नहीं है। अच्छा, तो सही। ये ताहा, इसका आप मुझे एक्सप्लेन कीजिए कि क्या मसाइल हैं फुटबॉल में जिसकी वजह से आप लोग इसे प्रोफेशन नहीं बना सकते? क्या मसला क्या है? इसमें जो है हमारी जो है सबसे ज़्यादा ग्रास रूट से अगर इसको चेक करें जी। तो इसमें यह है कि हमें बेसिकली जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला हम लोगों को। अच्छा। सबसे पहली चीज़ जो है ठीक है। हम लोग वही जो है 86 की फुटबॉल ही खेल रहे हैं, जो पहले जो है ट्रफ पे टूर्नामेंट्स होते थे। जी। तो वहाँ पर जो है ट्रफ जी पे। ट्रफ अब पे तो ट्रफ जी। लोग छतों में भी डाल लेते जी हैं। ट्रफ लोग अब छतों में हाँ। डाल रहे हैं, बिल्कुल। ट्रफ सही। पे जो टूर्नामेंट होते थे हाँ, हाँ। तो वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी भी हमारे पास ग्रासी ग्राउंड जो है उसकी बहुत ज़्यादा जो है कमी है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर। ख़ासतौर पर कराची में बहुत ज़्यादा कमी है कि यहाँ पर जो है ग्रासी ग्राउंड बहुत बिल्कुल अच्छा, नहीं वैसे ओवरऑल मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए भी पूछ रही हूँ, दुनिया भर में ट्रफ का कॉन्सेप्ट जा रहा है क्या? ट्रफ का ग्रासी ग्राउंड से? बिल्कुल ग्रासी ग्राउंड है वो। असल में बेसिकली वो ऐसा होता है कि वो पैचेस होते हैं, अच्छा। तो पैचेस से
उसमें लड़का शौक से खेलता है, अच्छा। गिरने से चोट भी नहीं लगती उसमें। जी। और टर्फ पे ये है कि उसमें चोट लग जाती है, लड़के कहता है यार मैं तो अच्छा, ये आप कंटिन्यू कीजिएगा। एक कॉलर भी है सरगोदा से, देखते हैं कि वो क्या बात करना चाहते हैं, फिर आप लोग अपने अपने एंगल से जो मसला हो एक दूसरे से हट के वो बताना है, जो एक एक्सप्लेन कर दे वो नहीं, आपने डिफरेंट जो इंटरनेशनली हो रहा है, जो आपको पता चलता है, जो आपके दिल चाहता है, वो तमाम चीज़ें आज आप बताइएगा। हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी इस वक्त देखे और वो सोचे कि भाई इन लोगों की इतनी ख्वाहिश है तो इस पर कुछ किया जाना चाहिए। हमारे साथ सरगोदा से कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अली रजा बात कर रहा हूँ सरगोदा। जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है आपका। थैंक यू। तो स्पोर्ट्स के हवाले से यही मैंने कहना था कि इंटरेस्ट लेना चाहिए आगे यंग जनरेशन को, किसी भी गेम में के नेगेटिविटी की तरफ कम जाते हैं। अच्छा, आप बताइए अली रजा, सरगोदा में कौन सा गेम है जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, खेला जाता है? सरगोदा में क्रिकेट ज्यादा खेली जाती है। अच्छा, तो आप खेलते हैं क्रिकेट? जी कुछ थोड़ी बहुत। अच्छा, ज्यादा नहीं, शौक नहीं है या पढ़ाइयों में और दीगर कामों में मौका नहीं मिला? नहीं, इस तरह कुछ टाइम की भी कमी होती है, लेकिन ज्यादा नहीं, कुछ थोड़ी बहुत। अच्छा, अभी सही। आल पाकिस्तान टूर्नामेंट हो रहा है अभी सरगोदा में, तो उसमें वो देखने कभी जाते हैं। चलो, उसकी तो फुटेज बना के आप हमें भी भेजो। जी सही है जी, इंशाल्लाह। अच्छा, आप ये बताइए कि फुटबॉल मैच आपको पसंद है? दुनिया भर में रुझान फुटबॉल की तरफ बढ़ रहा है वैसे। जी जी, फुटबॉल बहुत अच्छी गेम लगती है। तो आप समझते हैं कि इसमें और प्लेयर्स को आना चाहिए, इस गेम को आगे जाना चाहिए? जी जी, बहुत बढ़ना चाहिए, पाकिस्तान में इसको इम्प्रूवमेंट मिलनी चाहिए। बहुत अच्छी गेम। थैंक यू सो मच अली रजा। मेरी बात सुनिएगा प्लीज। जी जी, सुनाइए। वो अभी जो कराची के हालात चल रहे हैं ना, तो मैंने रात को एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें कुछ छोटे बच्चों को लेकर ना वो टीच कर रहे थे उन्हें कि ये बच्चे कौम का मुस्तकबिल है, आगे आके कराची के ये हालात को सुधारेंगे। अच्छा, तो वो मैंने उन्हीं हालात को देखते हुए रात को एक नज़म लिखी थी। अच्छा जी। तो उस नज़म का टाइटल है उम्मीद सुबह नौ रखना। अरे वाह, क्या बात है। तो वो मैं इंशाल्लाह 2-3 रोज में आपको सेंड करूंगा, तो वो लाइव चलनी चाहिए नज़म। जरूर चलेगी, और अगर ज्यादा अच्छी हुई तो हो सकता है बार बार भी चल जाए। ठीक है, इंशाल्लाह मैं 2-3 रोज में सेंड करूंगा आपको। जरूर जरूर जरूर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, प्रॉब्लम्स जो आप बता रहे थे, और क्या प्रॉब्लम है उसके अलावा? उसके बाद जो है यहाँ पर इसका जो है इस तरह स्कोप नहीं है कि आपको प्रोफेशनलिज्म में आके जो है आपको जॉब मिल जाए। लोग एकेडमिक जो है स्टडीज़ को सेक्रीफाइस करने के बाद जो है इस चीज़ पर आ जाएं कि यहाँ पर इनको जॉब मिले, कोई मंथली पैसे, मंथली, जी बिल्कुल, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाए, बिल्कुल जो नीड है हर इंसान की, फाइनेंशियली सपोर्ट हो जाए तो हर इंसान जो है इसके लिए इनिशिएट लेगा। ठीक है, जो ग्राउंड में आप लोगों को रिएक्शन होता है और जैसे ग्राउंड में आप लोग होते हैं वो हम इस वक्त स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं। जी जी, कुछ बताना चाहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं बताना चाहूँगा कि हमारी जो है टीम की जो है 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले मेन टीम है, उसके बाद जो है वो रिजर्व टीम है, अच्छा जी, और उसके बाद जूनियर टीम है, और उसके बाद यूथ है हमारी जो है। अच्छा अच्छा, जी जी, ये हमारी एक अकेडमी, यूनाइटेड फुटबॉल अकेडमी के नाम से भी रन हो रही है, सही। और वहाँ पर हम लोग एक अकेडमी रन कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो है वो टर्फ का ग्राउंड है, हमारे पास जो है फैसिलिटीज़ नहीं है ग्रास की, जिससे जो है काफ़ी प्रॉब्लम होती है। बच्चों को इंजरी वगैरह हो जाती है तो उनके पेरेंट्स जो है वो परमिशन नहीं देते नेक्स्ट टाइम आने में। बिल्कुल। हसाम, आप कुछ बताना चाहेंगे प्रॉब्लम्स के हवाले से, या आपका जो दिल चाहता है सबसे पहली क्या चीज़ है जो हो जानी चाहिए फुटबॉल गेम? पहली चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे ग्राउंड का ही मसला है कि बेसिक नीड्स है, पानी नहीं है। अच्छा, पीने का पानी वो भी हम लोग ने खुद ही जो है अच्छा अरेंज करते हैं, बेसिक फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि पानी की तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, वही चीज़ नहीं है। बंदा तो बिल्कुल जो है फिनिश हो जाएगा। कोल्ड पानी यानी कूलर लगवाया हमने बच्चों के लिए, यानी वो दिन भर खुला रहेगा ताकि क्रिकेट वाले खेलें तो वो भी पी सकें। सही, यानी हम फुटबॉल ग्राउंड में वो लगाया है, और जो लड़के शाम को खेलने आते हैं जैसे प्रैक्टिस के दौरान या बाद वो पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप दोनों मुझे बताएंगे कि अगर आपकी बात सुनी जाती है इंशाल्लाह ताला, आहिस्ता आहिस्ता रफ्ता रफ्ता इसमें चेंजेस आते हैं, तो क्या आपको लगता है क्या चेंज हो जाएगा अगर फुटबॉल को की टीम एक प्रॉपर बन जाए, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएं, अगर फुटबॉल की हमारा ऐसी टीम हो जो इंटरनेशनली खेल रही हो, तो क्या फ़ायदा होगा? देखिए, उससे जो हमारा जो अभी पीछे जनरेशन आ रही है वो बहुत मोटिवेट होगी कि एटलीस्ट उनके पास एक जगह होगी आगे जाने के, इस कैरियर को परस्यू करने के लिए उनके पास एक ऑप्शन आ जाएगा। उसकी वजह से जो हमारे यहाँ आजकल देखें हम स्ट्रीट क्राइम्स बहुत बढ़ गए हैं,
ठीक है, हर गली के नुक्कड़ पर 2 लड़के बैठे हुए हैं, 4 लड़के बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी। क्योंकि वो जो बैठ के वहाँ पे टाइम ज़ाया कर रहे हैं, वो जब ग्राउंड आएंगे, ग्राउंड में आके मेहनत करेंगे, वो थकते हैं बंदा जाके, फिर वो घर जाके सोएंगे। मतलब ये अच्छा, आप लोग की एक्टिविटी नहीं है गली के कोने में बैठ के तालियां मारना, गुफ्तगू करना? हमारे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल फुटबॉल क्लब से जो है वो हमारे पास जो है सारे एजुकेटेड जो है वो स्टूडेंट है। मैंने किसी क्लब में जो है ना कराची में रहते हुए मैंने कहीं ऐसा क्लब नहीं देखा जहाँ पे सब लोगों की एकेडमिक अचीवमेंट के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर अचीवमेंट भी हो। अच्छी बात है। आज जब मैं आप लोगों का नाम ले रही थी यहाँ पर, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि आप लोग सब कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और उसे कंटिन्यू करें। जी, आप हमें कुछ बताना चाहेंगे कि क्या क्या तब्दीली आप समझते हैं जब आप विजुअलाइज करें? आप क्या सोचते हैं तमाम चीज़ें छोड़ के फिर आप भी फुटबॉल को ही अपना तमाम वक्त देंगे, अपनी तमाम एनर्जी एफर्ट्स देंगे? एक दफ़ा लाइफ में ऐसा स्टेज आया था, सोचा होता है। देखें, मैंने पर्सनली फुटबॉल जो स्टार्ट की थी 18 ईयर्स के बाद स्टार्ट की थी। अच्छा, वो कोई फुटबॉल स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। फुटबॉल स्टार्ट होती है 6, 7, 8 साल से। जी। अब देखें, यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो ये कि स्पॉन्सर्स नहीं है हमारे पास। जैसे अगर आप इंटरनेशनल क्लब्स में देखें तो वहाँ पे आपके पास अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी। यहाँ पे एज सच कोई भी नहीं है। सही। तो जाहिर सी बात है, जब स्पॉन्सर्स होंगे तो आपके पास पैसे होंगे तो आप उसको जो है वो अलग अलग जगहों पे यूज़ कर सकते हैं। मेन इशू यही है। अब स्पॉन्सर वो अमाउंट क्यों देगा जब हमारे पास वो फैसिलिटीज़ नहीं है, ग्राउंड नहीं है। तमाम फैसिलिटीज़ का एक पैकेज है जो पूरा होना चाहिए ताकि उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उसके बाद आप लोग मुझे ये बताइएगा, आप बताइएगा कि समर में कोई प्रोग्राम है बच्चों के लिए? सिर्फ समर के लिए, क्योंकि छुट्टियां होने वाली हैं। हो सकता है बहुत से माँ बाप सिर्फ छुट्टियों में सोचें कि घर में बहुत तंग करते हैं, इनको फुटबॉल सिखा दो। तो सिर्फ छुट्टियों के लिए कोई प्रोग्राम है? बताइएगा। हमारे साथ नायला है, पहले नायला से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नायला। वालेकुम, कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? अल्लाह की शुक्र, बहुत अच्छी लग रही हैं आप माशाल्लाह। तुम जिससे बात कर रही हो उसको तो सुनाई दे रहा होगा, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। क्यों नहीं सुनाई दे रहा? बहुत हल्की आवाज आ रही है इसलिए। अच्छा, अब आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलो। बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे तमाम यंगस्टर को चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट की तरफ आए। अच्छा। क्योंकि उनसे इनमें नेगेटिविटी पैदा होगी। अच्छा, सही है। और हमारे यहाँ ना खुशाब में जो जहाँ देखो लड़के जो नेट लगा कर खेलते हैं ना, अगर हमारे खुशाब में और किसी और शहर का मुकाबला हो जाए ना नेट का, तो हमारा खुशाब कभी जीना हारे। वाह जी वाह, ये स्पिरिट होनी चाहिए वैसे। गुड, वेरी गुड। हाँ ठीक है। आप समझती हो कि हर जगह खुशाब के लड़कों को भी मौका मिलना चाहिए? हाँ जी, सही, आप सही कह रही हो, आप सही कह रही हो। हम इसी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि तमाम टीम्स जो अपनी अपनी जगहों पे खेल रही हैं, ये सब यकजा हों, पाकिस्तान की टीम बने और बड़ी अच्छी तरीके से वो खेले, इंटरनेशनली खेले, और हम वो मैचेस भी फॉलो करें, उस पर भी भंगड़े डालें जब वो लोग जीते, है ना? कितना मजा आए थे। डाले जाएंगे। और अभी श्रीलंका के साथ पाकिस्तान के मैचेस होने हैं ना? हाँ हेलो। तो जी जी, उस हवाले से भी कि हमारा पाकिस्तान पहले जो इंडिया के साथ मैच हुआ था कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई थी, मायूसी हुई थी, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। ठीक है। पाकिस्तान उम्मीद है कि श्रीलंका के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इस वक्त उस्मान साहब हैं कराची से, उन्होंने कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, उस्मान बलोच बोल रहा हूँ कराची मलीर से, डिस्ट्रिक्ट जी मलीर से। मेरा ताल्लुक क्योंकि फुटबॉल से ये है, ये तकरीबन मैं पाकिस्तान का वाहिद आदमी हूँ, वाहिद ऑर्गेनाइजर हूँ जिसने पूरे पाकिस्तान में फुटबॉल के टूर्नामेंट कराए। अच्छा। ये अजहर लारी बैठे हैं, ये मुझे जानते हैं अच्छी तरीके से, ये केसी में खेलते थे फुटबॉल। हाँ, आप बात कर सकते हैं उनसे। हाँ, बात करें। बड़ी खुशी हुई आज। क्या करें, नजर आए हम तो पीटीवी के भी शुक्रगुजार हैं कि वो हमारी खबरें में पूरे पाकिस्तान में कहीं भी होता हूँ तो पीटीवी के खबरनामे में हमारी फुटबॉल की खबरें चल जाती हैं। उस्मान भाई, कोशिश करते हैं। उस्मान भाई, फिर बच्चों के लिए आना पड़ता है, आगे फुटबॉल के लिए आना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना? तो बात ये है कि मैं मैडम को ये बताना चाहता हूँ, मैडम फुटबॉल को सपोर्ट नहीं है हमारी, बिल्कुल सरकारी तौर पर। अगर सरकारी तौर पे 50% 25% भी सपोर्ट हो जाए तो इंशाल्लाह फुटबॉल आगे जा सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही हमारी भी ख्वाहिश है कि जितने हमारे गेम्स हैं यहाँ बच्चे खेल रहे हैं वो आगे आएँ और वो प्रॉपर टीम्स बने, प्रॉपर इंसेंटिव्स हों ताकि अच्छे से अच्छे मौके मिलें। अभी आपने इंटर स्कूल इंटर कॉलेज की बात की, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के कई ऐसे स्टार खिलाड़ी जिसमें अली नवाज, मौला वली गुठा, ये सब इंटर स्कूल की पैदावार है।
क्योंकि अब इंटर स्कूल प्रॉपर वे में होता नहीं है। तकरीबन 25-30 साल से ये सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया, वरना इंटर स्कूल से लड़का उभरता है क्योंकि उसकी सलाहियत जितनी भी होती है इंटर स्कूल के सामने इंटर स्कूल के जरिए से आगे आती है। अच्छा, और सही। मैं ये पैगाम देना चाहूँगा आपको पूरे पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि फुटबॉल को चलाने में हमारे क्लबों का बहुत बड़ा हाथ है, उनको सपोर्ट नहीं है। अपनी मदद आप देते हैं, जिस तरह टूर्नामेंट चलाते हैं। नहीं, इंशाल्लाह ये जो अपनी मदद आप है और अब पीटीवी स्पोर्ट भी आ चुका है, तो स्पोर्ट हम दिखाना चाहते हैं और अपने फोरम से हर तरह से आप लोगों का साथ देना चाहते हैं, तो अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। आपको एक बात बताया, अभी आपके जो जनरल मैनेजर है मुस्तफा मंदोखेल साहब, जी, ये कोयटा में जब मैंने 90 में जाया था लाइफ बॉय टूर्नामेंट, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट था। अच्छा, तो ये वो लोग हैं, शायद आशुब रिजवी, आपके और मुख्तलिफ लोग हैं, मुझे इसकी स्पोर्ट्स के हवाले से जानते हैं, फुटबॉल के हवाले से। अच्छा जी, दैट्स वेरी नाइस टू नो। थैंक यू वेरी मच। हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज आप आगे वाला अवाम तक पहुंचा देंगे जी, फुटबॉल को थोड़ी सपोर्ट। बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच गई होगी बराह रास्त। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपने हमें कॉल किया। एक ब्रेक हमें इस वक्त लेना है, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे समर्स के हवाले से भी प्लान हम इनसे जानेंगे कि समर्स के लिए कोई प्लान है बच्चों के लिए, और साथ में कुछ और प्लेयर्स से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक। वापसी हमारी हो चुकी है और मैं अभी ओवर द ब्रेक भी ये बात कर रही थी कि बच्चों के हवाले से हम लोग काफ़ी सोचते हैं, जैसे मैं भी आजकल सोच रही हूँ कि समर वेकेशंस में कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। स्विमिंग तो होती है, दीगर और स्पोर्ट भी होते हैं, लेकिन फुटबॉल एक अच्छा स्पोर्ट है, बच्चे हेल्दी भी रहते हैं और शायद उनका इंटरेस्ट हो, वो इसे परसू भी करना चाहें। तो समर्स में आप लोगों के छोटे बच्चों के लिए कोई प्लान है? बड़े बच्चों का तो हमें समझ आ गया, छोटे बच्चों के लिए भी प्लान है? समर में हम 5 साल से कैंप लगा रहे हैं इसके। अच्छा, और मुख्तलिफ बच्चे आते हैं, थोड़ा बहुत जो भी होता है वो सीख कर चले आते हैं, क्योंकि 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, उसमें बच्चा जितना भी सीख पाता है बस उसके बाद फिर नेक्स्ट टाइम का इंतजार करता है। अच्छा, वो ऐसा बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है घर वाले नहीं आने देते। अच्छा, और बाज़ दफ़ा घर वाले खुद छोड़ के जाते हैं। तो बाज़ ऐसे हैं जो कि कहते हैं नहीं फुटबॉल सही नहीं है, यानी बच्चे के लिए बेहतर नहीं है, वो पढ़ाई पे फ़र्क पड़ता है या असर पड़ता है, तो फिर वो दोबारा भी कोशिश करते हैं आने की, यानी ठीक है, उनका माइंड चेंज हो जाता है एक दफा के एक्सपीरियंस के बाद। ठीक है, तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि छोटा बच्चा है और उसको किसी एक्टिविटी में, तो छोटे बच्चों की भी रेगुलर क्लासेस होती हैं? जी, रोजाना हम लोग ऐड देते हैं न्यूज़पेपर में, हम लोग ऐड देते हैं। अच्छा, जी, तो वहाँ से जो है वो हायरिंग, हमारे रजिस्ट्रेशन होती है, तो प्रॉपर चैनल रजिस्ट्रेशन होती है। ठीक है, हमारा एक फॉर्म होता है, उसको फिल किया जाता है। ठीक है जी, ये तो ये पेरेंट्स को भी पता चल गया है। और साथ में अभी हमें 2 और हमारे प्लेयर्स हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के साथ ही, ये लोग भी एसोसिएटेड हैं। माज अली नूरी हमारे साथ हैं, मिडफील्ड, और इसके अलावा डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माज आप? ठीक ठाक है। और साथ में मसब वसीम अहमद खान, मैंने इनसे पूछा था कि ये अकेले हैं या 3-4 लोग हैं इनके साथ। तो मसब वसीम अहमद खान साहब, आपको हम वेलकम कहते हैं। आप फाइनेंस सेक्रेटरी हैं क्लब के और उसके अलावा फाइनल ईयर स्टूडेंट हैं इन इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट। वेलकम कहते हैं आप दोनों को एक बार फिर। अब आप लोगों के दिल की ज़रा बातें सुने, ये सब लोग तो काफ़ी बोल चुके। आप लोग बताइए, वैसे इतने डिफरेंट प्रोफेशन से हैं आप लोग, कभी अपने प्रोफेशन की बात करते हैं कि मेरा कंप्यूटर में ये, तो मेरी इंजीनियरिंग में ये, तो फलाना ये, वो कुछ कोई भी डिस्कशंस ऐसे होते हैं आपस में? नहीं, हम लोगों की गैदरिंग उसमें बहुत अच्छी है इस हिसाब से, क्योंकि हम लोग सब पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। अच्छा, तो उस हिसाब से हमारी गैदरिंग बहुत अच्छी रहती है, मतलब फुटबॉल में भी और खेल के साथ साथ पढ़ाई, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारा गैदरिंग इस हिसाब से हमारी बहुत अच्छी होती है। अच्छा, पेपर्स तो हर पूरे साल मुझे लगता है किसी ना किसी के हो रहे होते हैं, और आप लोग तो में से तो हर किसी का हर महीने पेपर तो चल रहा होता है। ये हमारे क्लब का पहला मसला है कि हर वक्त कोई ना कोई प्लेयर कहीं ना कहीं फंसा होता है किसी एग्जाम्स के अंदर, और इसमें सबसे बड़ी मदद की बात ये भी है कि अगर फर्स्ट की रात में 9 बजे मैच है हमारा, तो 7 बजे जो हम लोग सीनियर स्टूडेंट हैं जूनियर को बैठ के पढ़ा भी रहे होते हैं। अच्छा, कि अगर मैं मैथ्स में अच्छा हूँ तो जिसको मैथ्स की हेल्प चाहिए मुझसे ले आके। अच्छा, फ्री कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैं अगर मैं घर में ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ 10 को पढ़ा रहा हूँ, तो 2 आके और बैठ जाएंगे तो मेरे उसको कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक प्लस पॉइंट है। आपने बच्चे को फुटबॉल सिखाना हो या ना सिखाना हो, अगर उसे ट्यूशन फ्री में पढ़ाना है तो इन्होंने एक तरीका बता दिया। लड़के ऐसा करते हैं,
अच्छा, अच्छी बात है इन लोगों की कि ये आपस में मिलकर बहुत ही अच्छा वो करते हैं। अच्छा, एक दूसरे की मदद करते हैं। हम लोग सिर्फ वर्क एज अ वेलफेयर एस्पेक्ट्स। अच्छा, तो हाँ, हम लोगों को जो है कोई अपने क्या आप क्या पढ़ा सकते हैं सब्जेक्ट? मैं तो जो है फाइनेंस से रिलेटेड जो है अकाउंटिंग वगैरह अकाउंटिंग पढ़ा लेते हैं। अकाउंटिंग। और आप क्या पढ़ा लेते हैं? आर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी, मैं आर्टिस्ट भी हूँ। आर्टिस्ट भी है क्या? किस चीज के आर्टिस्ट? कुछ भी मैं बना सकता हूँ, सब कुछ, पेंटिंग, स्कल्पचर्स और इसके अलावा स्कल्पचर्स भी, स्कल्पचर। और मैंने कुछ भी कहीं से नहीं सीखा। अच्छा, सब कुछ जो है गॉड गिफ्टेड है। गॉड ने तो बहुत सारे, अल्लाह मियां ने गिफ्ट दे दिया आपको। उसके साथ साथ जो है यानी प्रोफेशनल करियर मेरा अलग चल रहा है, तो यानी यूफोन और इसके अलावा काफ़ी बड़ी बड़ी ब्रांड्स के लिए काम कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। तो उसके साथ साथ जो है अपने क्लब की ब्रांडिंग भी मैं ही करता हूँ। तो क्लब के फॉर्म्स हो गए, लोगोज हो गए, इसके अलावा जितनी भी मार्केटिंग ये सारा आप लोगों ने तो अच्छा काम किया, लेकिन आप लोग लकी हैं कि इतने सिंसियर बच्चे भी मिल गए ना जो इसके लिए काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे लड़के हैं ये। और सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे लड़के हैं। नहीं, और बड़ी मुझे अच्छा लग रहा है, पढ़े लिखे लड़के हैं। बिल्कुल, जो यूथ की हम हमेशा बात करते हैं वो हमारे साथ इस वक्त बैठी है, और वो लोग इतने अवेयर हैं इस बात से कि हमें क्या चीज़ हमारे लिए अच्छी है, हमारा प्रोफेशन, हमें कितना आगे जाना है, हम फुटबॉल खेल रहे हैं तो उसके लिए क्या करना है। आप लोगों के पेरेंट्स का कोई यादगार वाकया, ऐसी कोई चीज़ हुई हो जो बड़ी आज फनी लगती हो लेकिन उस वक्त बड़ी डिप्रेशन वाली हो? हाँ, एक नहीं, काफ़ी सारी होती हैं। तो काफ़ी सारी, लेकिन वो वक्त पे याद आती हैं। हाँ, वक्त पे याद आती है। आपको कोई याद आ रही है? ये ज़रूर होता है कि जैसे कि हमारी क्लब की टाइमिंग ऐसी है कि 9:30 से 11:30। तो जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो उस वक्त मुझे अम्मी मतलब बहुत वो करती थी कि अभी इतनी रात को जाओगे, फिर मतलब हालात का भी ये होता है कि मतलब 11:30-12 बजे आप घर आ रहे हैं, तो उसमें ये ज़रूर होता था कि आप इतनी रात हो गई है। लेकिन फिर भी ये कि क्योंकि फ़ुटबॉल ऐसी एक्टिविटी है, तो फिर भी इजाज़त है कि कुछ थोड़ा बहुत लड़के मना लेते थे अम्मी को कि चलें जाने। अभी तो बड़े इत्मीनान से तुम लोग कह रहे हो, थोड़ा लड़के मना लेते थे अम्मी को। जो लड़ाई का जो उस वक्त सीन होता होगा वो मैं इमेजिन करी, ये सबसे ज्यादा लड़ाई करता होगा, मुझे तो लग रहा है अम्मी से। नहीं, लड़ाई हसाम, मुझे लगता है आप थोड़े ज्यादा लड़ाके होंगे। सब मुझे यही कहते हैं। हाँ? सही कहते हैं ना यानी। लेकिन मैं लड़ता नहीं हूँ किसी से। हाँ। फुटबॉल लोग तुमसे लड़ते हैं, लोग मुझसे लड़ते हैं। तुम नहीं लड़ते। मैं नहीं लड़ता। ये बेसिक प्रॉब्लम कोई पावर है तुम में जो लोगों को खींचता है, ये मुझे नहीं पता कि मैचेस में भी यही होता है। मैं मैच में फील्ड में हूँ ना हूँ, दूसरी जगह से या रेफरी आवाज मेरी लगा रहा था, शाम क्या कर रहा हूँ। मैं कहा भाई मैं बाहर बैठा हूँ। असल में ये जोश जज्बा होता है। असल में ये जोश बंदे को किसी ने मार दिया, पीछे से आवाज आ रही है हसाम ही होगा, नहीं भाई मैं बाहर हूँ। अच्छा, ये इमेज कैसे बिल्ड हुई हसाम की? अभी ये पहले मैं असल में खुद भी पिटता था। अच्छा, मार खा खा के फिर बंदा पक्का हो जाता है, सॉलिड हो जाता है, तो उसके बाद मैं कहा मैं मारूंगा तेरी। अच्छा, जरा लड़ाके हो गए हो वैसे। फील्ड के अंदर लगा के थोड़ा सा फुटबॉल फील्ड के अंदर। वैसे तुम चारों में इस वक्त जो बैठे हो, ये तो मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन थी, तुम चारों में कौन सबसे ज्यादा हॉट हेड है, जिसको फौरन गुस्सा आता हो या तुम लोग को लगता है बड़ा इमोशनल है? यही है, शाम है बिल्कुल। अच्छा, और ये दोनों तो काफी काम लग रहे हैं, कूल है। हम लोग गुस्सा ही नहीं आता, मसला ये है, वक्त में गुस्सा ही नहीं आता। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात है, ब्लेसिंग है। रिसेंट एग्जांपल लेता हूँ कि रिक्शा वाले सामने आके उसने ब्रेक मार दिया। मेरी गाड़ी ठुक गई आगे से पूरी बम्पर बिल्कुल स्मैश हो गया। ओह माय गॉड। मैं छोटा भाई गाड़ी में था, वो गुस्से में उतरा, डांटने लगा। मैंने रुका उसको, मैंने रोका 1 मिनट ठहरो। मैं गया और मैंने रिक्शा वाले को बोला कि भाई खुदा का वास्ता देख के चलाओ यार। मैं गाड़ी में आके बैठ गया, हालांकि मेरी गाड़ी पूरी टूट चुकी है। मैंने रिवर्स किया और मैं जाने लगा, तो रिक्शा वाला आया मेरे पास, मुझे बोलने लगा कि साहब मैंने तो समझा था कि आप या तो मेरे आज रिक्शा बंद करवा दोगे या मुझे जान से मार दोगे जो मैंने किया है, लेकिन आपने कुछ बोला ही नहीं। मैंने कहा भाई ये मैं भी करता था, लेकिन ये बड़ी अच्छी बात मैं भी करता था, तुम भी करते थे। सुन के आज बड़े इत्मीनान महसूस हुआ, वरना रोड पे तो बड़ा कुछ झेल लेते हैं हम लोग। नहीं, बस 2 बात सुन के खामोशी से मतलब निकल जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई दुआ पढ़ के जो तुम फू फू अगर करते हो, खुद फूकते हो, तो आज बता देना जरा ऑन एयर कौन सी दुआ है जिसने मेरा गुस्सा ठंडा रखा। नहीं, वैसे आयतल कुर्सी से फायदा होता है। हाँ, आयतल कुर्सी पढ़ते रहना चाहिए, दिमाग कूल हो जाता है। दुरूद शरीफ आयतल कुर्सी, चलो मैं भी पढ़ के देखूंगी। दुरूद शरीफ आयतल कुर्सी से रहता है, दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी से दिमाग हमेशा कूल रहेगा। कोई मसला नहीं है। और लेकिन ये इंसान को ना खुद से अपने अंदर क्रिएट करनी पड़ती है कि वक्त पे जो है ना मुझे कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जो आगे आके मुझे बाद में अफसोस हो। सही, क्योंकि वो तो इंस्टेंट गुजर जाता है। अभी आपकी तरफ भी आते हैं, कोई किस्सा याद कर लो, क्योंकि एक कॉलर है, उनसे बात करने के बाद मुझे कोई किस्सा बताओ अपना। मुझे तो लग रहा है अम्मी कहती होंगी तुम खाते पीते नहीं हो, कमजोर हो, तो तुम फुटबॉल खेलने जाओगे, कहाँ से एनर्जी आएगी और तमाम चीजें, और क्या क्या हुआ जरा बताना। ठीक है, हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग नुसरत। गुड मॉर्निंग, यूएई से आप हमें कॉल कर रहे हैं, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए, ठीक है?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बड़ी मज़ेदार गुफ्तगू हो रही है इन लोगों से, काफ़ी मज़ा आ रहा है, काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं सुन रहा हूँ, पूरी गुफ्तगू सुनी। और जो फर्स्ट पे बैठे हुए साहब, मैं इनसे बात करना चाह रहा हूँ। जी जी सर। जी अजहर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक है? अल्लाह शुक्र सर। जी सर, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ स्पोर्ट के हवाले के। जैसा कि माशाल्लाह हमारी हुकूमत क्रिकेट और हॉकी को हर साल सालाना जो बचत देती है पैसों का उसके उनके लिए, तो क्या ऐसा फुटबॉल में भी है? ये मुझे बता दीजिए। है तो ठीक है, लेकिन क्यों नहीं है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए तो माशाल्लाह हमारी टीम जो फुटबॉल की है, पाकिस्तान की टीम जो है वो इंटरनेशनल तक जा सकती है। क्या ख्याल आपका? ठीक है, ये मुझे बता दीजिए। और दूसरी बात ये करना चाहूँगा कि नुसर, जैसा कि मैं यूएई में हूँ, मैं माशाल्लाह इधर जितनी देर होगी 3-4 साल मैं गुजार चुका हूँ इधर, तो आज तक मैंने जितना भी देखा है कि इधर छोटे से छोटा भी बच्चा है उसको और कोई रुझान नहीं है सिर्फ सिवाय फुटबॉल के अलावा, ठीक है। स्पोर्ट में बच्चे पूरी दुनिया में बहुत एक्टिव है, ना सिर्फ फुटबॉल लेकिन इसके अलावा भी। फुटबॉल तो खैर बहुत फेमस होता जा रहा है। लेकिन यूएई में मैं बात करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल और कुछ खेल देखा ही नहीं गया, देखा ही नहीं गया। वो इंटरनेशनल पे जो आती हैं वो टीमें, वो तो ठीक है राशिद साहब, हमारे पास क्योंकि टाइम कम है और भी कॉलर्स हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अब्दुल हन्नान से भी हम बात करेंगे, आपने सवाल याद रखना है, इनका उसको जवाब देना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आज आप में भी बड़ी स्पोर्ट्स पीरियड हमें नजर आ रही है आज बातों से, मैं देख रहा हूँ। हाँ चलो ठीक है, बिल्कुल। और आपके पूरे मेहमानों को खुशामदीद कहूंगा अजहर साहब समेत। और मैं एक बात कहूंगा कि जो फुटबॉल है ना, ये एक ऐसी गेम है जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी बात ये कि इसको पूरे मुल्क में कभी किसी चैनल इतना कवर नहीं किया ना। और अभी टीटी स्पोर्ट्स है, मैं तो इससे बड़ा मुतमईन हूँ कि अगर फुटबॉल को कवरेज मिलती है और भरपूर कवरेज मिलती है तो इसके अलावा कोई दे नहीं सकता है। और तीसरी बात इनके लिए मैं ये कहूंगा कि इनको अपने मैदान में मैनेजमेंट को ज़्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि मैं भी पहले फुटबॉल खेलता था, मैंने इसलिए छोड़ दिया कि यहाँ पे मैनेजमेंट नहीं होती, मैनेजमेंट की बड़ी कमी होती है और स्पोर्ट्समैन को इतनी सपोर्ट नहीं मिलती है। तो ये कमजोरियां बस ये जल्दी दूर हो जाएंगी और इनके लिए बहुत सारी दुआएं। और फुटबॉल बहुत जल्दी और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है और इनको विश गुड लक बोलूंगा। इसी तरह खेलते रहिए और आगे आते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। एक सवाल आपसे किया था उन्होंने, राशिद साहब ने। एज तो मिलती है काफ़ी, लेकिन वो कंप्लीट फुटबॉल जो टीमें हैं वहाँ तक नहीं पहुँचती। अच्छा, बहुत कम उसको इस्तेमाल किया जाता है। और रहा इन्होंने जो कहा कि जूनियर बच्चे 12 साल की उम्र के बच्चे वहाँ पर यूएई में खेलते हैं, यहाँ पर भी 12 साल के लड़के में इतना टैलेंट है जी, बहुत कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसको अगर फुटबॉल सिखाई जाए तो इंशाल्लाह कम से कम 2018 तक हमारी फुटबॉल टीम बहुत बेहतरीन हो जाएगी। 2018 तक अगर अभी से लेके चला जाए, यानी कि अंडर 16 को या 15 को लेके चलें तो 3 साल में हमारा ये लड़के जो है इस्टेब्लिश्ड हो जाएंगे, बेहतरीन फुटबॉल होएगी। इनका मुकाबला यूएई कि अंडर 15, 16, 17 की टीम से कराया जाए। हर कम से कम साल में कम से 6-7 मैच कराया जाए। जब हमारे मैच ही नहीं होंगे इन लड़कों के तो ये क्या करेंगे? क्या अपना जो सीखी है वो कहाँ यूटिलाइज करेंगे? एक वक्त हर जो यूएई नहीं, कतर के इलाके कहीं भी आप करा के देखें और फिर बोले, है ना? भाई देखें आप करा के, कम से कम 6-7 मैच साल में होने चाहिए इनके बाहर। और उन लड़कों को जगह पे रखा जाए, उनके वजीफे बांधे जाएं, उनके लिए पैसे, यानी कि कम से कम साल में 20-25-30 हज़ार रुपए उनके बिल्कुल उनका सैलरी या जो कुछ भी रेम्यूनरेशन पता है कि भाई मैं जो हूँ ना, मेरे को पैसा मिलता है, मैं और जोश से खेलूँ और घर वालों को भी लगे कि ऐसे कुछ मिलता है। और इससे पीछे जो लड़के तैयार हो रहे हैं, इससे पीछे जो लड़के तैयार हो रहे हैं वो भी कहेंगे यार उनको भी यार मिलना तो मैं भी और अच्छे फुटबॉल खेलूँ। और इनसे अच्छे एम्बेसडर्स हमारे पास नहीं होते मुल्क के। हमारा जो एक रेपुटेशन है या हमारी जो एक बात लोगों तक पहुंचानी है वो हमारे इन एम्बेसडर्स से अच्छी कोई नहीं पहुंचा सकता। और मैं तो कहूँगी कि एक तरह से ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, जबकि अजीब सी बात है कि आप लोगों का भी वो मराहत नहीं है, वरना आप लोग पढ़ाई छोड़ चुके होते, है ना? तो आप लोग पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहे हो, ऐसे ही आगे बढ़ना, अच्छा करना इंशाल्लाह ताला आप लोग जिस लगन से कर रहे हो। क्योंकि एक चीज़ का सिर्फ एक ही फायदा नहीं होता, उसके तो स्पोर्ट्स से ज़्यादा और कोई चीज़ यूनिटी नहीं दे सकती। जिस तरह स्पोर्ट्स यूनाइट करता है और कोई चीज़ नहीं कर सकती। तो स्पोर्ट्स फॉर यूनिटी एंड एजुकेशन फॉर द सेंस ऑफ यूनिटी, क्या हमें समझ लिया है कि मतलब है क्या और किस तरह से आगे बढ़ना है। क्योंकि हर कौम में ये कहा जाता है, आर्ट को बहुत ज़्यादा ये समझा जाता है कि इससे नेशनलिज्म का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्रिएट होता है। तो स्पोर्ट भी वही है, हम सारे लोग यूनाइटेड हो जाते हैं,
हम सारे लोग सब कुछ छोड़ देते हैं, हालात का ख़राब होना या व्हाटसोएवर, और हम सोचते हैं कि बस ये हमारी टीम है, ये हमारी क्रिकेट में मतलब 16 प्लेयर्स स्क्वाड में सेलेक्ट होंगे, लेकिन हमारे पास इतना क्रेज़ है क्रिकेट का कि सब उसी में लगे होते हैं, हर गली में क्रिकेट है। अब इतने सारे स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक्स में आप देखें कि कितने सारे स्पोर्ट्स हैं, अलग अलग तरह के, जेवलिन, रनिंग, एथलेटिक्स हैं, बहुत सारी तरह की, तो उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, तो उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। विद दैट हमें यहाँ पर अपने शो, अपने इस घंटे का इख्तिताम करना है। आई नो आपके पास कुछ होगा, लेकिन अब मुझे सिर्फ एक लफ्ज़ कहना है, मैं कहना चाहता हूँ कि इन सब चीज़ों का क्रेडिट जो है हमारे एक फाउंडर हैं हसामुद्दीन सिद्दीकी साहब, उनको जो है ये सारा क्रेडिट जाता है। वो जो है एक साथ भी हैं, लेकिन वो हसामुद्दीन सिद्दीकी है, मुझे पता है। वजूहात की बिना पर वो आ नहीं सके, तो जो है वो 80s से वो रन कर रहे हैं वो क्लब जो है। चलें, अल्लाह उनको हिम्मत दे और आप लोगों को भी हिम्मत दे, आप लोग आगे बढ़िए। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग समर्स में अगर इनके क्लब में जाएं तो हमें ज़रूर बताइएगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद सूफीज़म पे जो हम बात कर रहे थे, कव्वाली पे जो हम बात कर रहे थे, वो आप तक पहुँचाएंगे। सी यू आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, और आज के मेहमानों से मुलाकात से पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपकी नज़र करना चाहती हूँ, आपको बताना चाहती हूँ। सिंस आज मंडे है और आज वीक स्टार्ट है, तो कुछ चीज़ें जिनकी ओपनिंग हुई है या ओपनिंग होने जा रही है, उसके हवाले से मैं आपको बताना चाहती हूँ। बजिया की ज़िंदगी पर इफ़त रिजवी ने ये किताब लिखी है जिसका टाइटल भी है बजिया। आज यानी पीर के दिन 6:30 बजे आर्ट्स काउंसिल ऑडिटोरियम में इस किताब की लॉन्चिंग सेरेमनी है। आप चाहें तो वहाँ जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बजिया की ज़िंदगी पर ये किताब लिखी गई है और इसका टाइटल भी है बजिया। साथ में स्टॉक मार्केट के हवाले से कुछ गुफ्तगू, आपको पता है जैसे कि हम यूजुअली मंडेज़ एंड फ्राइडेज़ को आपको मार्केट का ट्रेंड बताते हैं, क्योंकि वीक का आगाज़ और वीक का वर्किंग डेज़ का एंड होता है फ्राइडे को। आज मंडे के दिन हमारे साथ मौजूद हैं एहसन मेहनती, स्टॉक मार्केट से डायरेक्टली हमारे साथ कनेक्टेड हैं, उनसे हम हाल मालूम करेंगे स्टॉक एक्सचेंज का। अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक। जी एहसन साहब, क्या है मार्केट का ट्रेंड आज के दिन? देखिए, एक मिक्स एक्टिविटी मार्केट के अंदर इस वक्त देखी जा रही है। इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं फेडरल बजट का, और आई थिंक कि इन्वेस्टर्स वेट कर रहे हैं कि फेडरल बजट के मुतालिक जो है वो कुछ चीज़ें सामने आए तो पोजीशंस मार्केट के अंदर ली जाए। बजट के आने में तो थोड़ा सा अभी वक्त है। हमने पिछले दिनों भी बात की थी कुछ लोगों से, कुछ एक्सपर्ट से, तो उनका ये कहना था कि इन्वेस्टर्स आउट ऑफ द मार्केट रुझान थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको लगता है कि जब तक बजट आएगा, जब तक इन्वेस्टर्स का कंसंट्रेशन आप मजीद कम होता हुआ देखेंगे? देखिए, आई थिंक कि इन्वेस्टर्स जो हैं इस वक्त कुछ एस्पेक्ट्स हैं बजट के, कॉर्पोरेट सेक्टर के हिसाब से, बैंकिंग सेक्टर की जो मराते हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से इन्वेस्टर्स अभी कॉशियस हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल मार्केट जो सारी की सारी गिर रही हैं, हमने पिछले चंद दिनों से देखा, जिसमें कमोडिटीज भी आती हैं, ऑयल भी आता है, और फिर इसके अलावा दीगर कमोडिटीज लाइक यूरिया, कोल आता है। तो ये सारी चीजें जो जब इनकी प्राइसेस गिरती हैं तो डेफिनेटली जो है वो मार्केट पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो लास्ट फ्यू वर्किंग डेज से हम डेफिनेटली देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर जो है वो ट्रेंड जो है वो नेगेटिविटी का था, बट डेफिनेटली उसके अंदर एक रिबाउंड आना था, और मार्केट के अंदर इस वक्त हम स्लाइट रिबाउंड देख रहे हैं विद वेरी लिटिल वॉल्यूम्स। क्या ये वीक भी नेगेटिविटी पे इख्तिताम करेगा? देखिए, वी एक्सपेक्ट कि मार्केट के अंदर लास्ट वीक बहुत ज्यादा जो है वो करेक्शन आ चुकी है, इन्वेस्टर्स काफी ज्यादा लूज किया है। वी एक्सपेक्ट कि इस वीक जो है वो एटलीस्ट मार्केट के अंदर रिबाउंड जो है वो उसकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा हैं। वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट दोबारा से पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी, बट आई थिंक कि इंटरनेशनल मार्केट का जो है ट्रेंड, जो नेगेटिव ट्रेंड है, अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो ये जो चीजें पाकिस्तान मार्केट में हम देख रहे हैं करेक्शन, इसकी जो है वो रिकवरी के काफी ज्यादा चांसेस हैं। थैंक यू सो मच एहसन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया और तमाम तफसीलात से आगाह किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब आ जाते हैं इस घंटे का जो हमारा फोकल पॉइंट है, यानी कव्वाली पे हम बात कर रहे थे। सुबह से आपको कुछ टीजर्स दे रहे थे कि कुछ सूफीज़म पे बात होगी, कुछ कव्वाली पे बात होगी, और मैं भी यही एक्सपेक्ट कर रही थी। लेकिन जब मैं इन मेहमानों से ऑफ द रिकॉर्ड मिली तो मुझे ऐसे लगा कि इनकी सिर्फ कव्वाली नहीं, इनका गुफ्तगू का अंदाज़ भी ऐसा है कि अगर मैं कव्वाली पूरे घंटे ना भी सुनूं और पूरे घंटे में सिर्फ इनसे बात भी करूं तो भी आप बहुत एंजॉय करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पहले मैं छोटा सा बैकग्राउंड आपको देना चाहती हूं। दिल्ली कव्वाल बच्चों का घराना का नाम, आपने इस फैमिली का पर्टिकुलरली नाम काफ़ी बार सुना होगा, और बहुत डेट बैक अगर हम जाएं 705 साल रफली, मैं आपको आइडिया बता रही हूँ, अगर इसमें कुछ करेक्शन हुई तो ऑब्वियसली हमारे गेस्ट हमें बताएंगे।
उस वक्त से इस घराने का आप नाम सुन रहे हैं, सूफीज़म के हवाले से, क्लासिकल गायकी के हवाले से, वो ट्रेडिशनल क्लासिकल राग्स के हवाले से जो शायद आज के दौर में ना इतने नोन हैं और लोगों को उसकी बाकायदा तरबियत में भी बहुत मुशक्क़त लगती है, बहुत टाइम लगता है, बहुत मुश्किल भी लगते हैं। 30 साल का इनका अपना एक्सपीरियंस है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस के रेसिपिएंट हैं। इस वक्त सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ उस्ताद फरीद अयाज साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मगर इसमें से उस्ताद हटा दीजिए। उस्ताद हटा दूँ, उसका एक रीज़न है ना, वो आप हमें बताएंगे। मैंने पूरा आपको आपका नाम एज इट इज़ बताया है, लेकिन उस्ताद ये क्यों नहीं लगाना चाहते या उस्ताद की क्या डेफिनेशन है उसके बारे में ये बताएंगे। मगर हमने तो जी इनको उस्ताद फरीद अयाज साहब ही कहा है और साथ में इनके भाई मौजूद हैं अबू मोहम्मद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कहते हैं हम आपको अपने शो में। जी बताइए, उस्ताद क्यों हटाएं? उस्ताद मत हटाइए, लफ्ज़ उस्ताद को हटाइए। अच्छा। क्योंकि मेरे नज़दीक और मेरी तरबियत में ये बात शामिल रही है। मेरे वालिद साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे और मैं समझता हूँ वो दुरुस्त भी है कि जिस वक्त आदमी मकाम उस्तादी पर पहुँच जाता है तो उसके ऊपर इल्म के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अच्छा। उसका सबब है, अब वो उस्ताद हो गया तो वो समझ गया। उसका उस्ताद का मतलब है कि सब कुछ जानने और समझने वाला। तो अब उसको तालीम की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो जब तक वो मकाम तालिब इल्मी में है तो इल्म का दरवाज़ा कभी उस पर बंद नहीं होता। इसलिए मैं लफ्ज़ उस्ताद को बतौर टाइटल वसूल करने से घबराता हूँ। अच्छा, ठीक है। वैसे ठीक है, हम समझ गए बिल्कुल। वालिद साहब का जहाँ जिक्र आया वहाँ चचा का भी साथ में मैं जिक्र करना चाहूँगी। वालिद साहब ने तो आपको बताया उस्ताद के बारे में, लेकिन चचा ने कोई ख़ास नाम रखा था इनका। हाँ। इनकी शरारतों को, हरकतों को देखते हुए, तो वो क्या था? मेरे वालिद साहब के चचाजाद भाई थे, बड़ा अच्छा मशहूर मारूफ नाम है कव्वाली की दुनिया में, जनाब बहाउद्दीन साहब। वो मेरी शरारतों से और मेरी हाजिर जवाबी से इस कदर नाला और परेशान रहते थे कि उन्होंने मेरा नाम रखा था मुफ्ती आज़म फ़लस्तीन। अच्छा। यानी ये अगर किसी बात के ऊपर फतवा देता है या उसको साबित करने की कोशिश करता है तो नोबडी कैन चैलेंज। हाँ, फिर ये करके ही रहता है। सही है गलत है जो भी है, नहीं, मगर वो साबित करता है कि मैंने जो कुछ गलत किया वो सही है। वो सही है। ओके। कुछ मुझे लगता है ट्रेसेस हमारी सोसाइटी में ऐसे और भी हैं, है ना? लेकिन उसको पॉजिटिव वे में देखा जाए तो। हाँ, पॉजिटिव वे में देखा जाए तो। अच्छा जी, भाई काफ़ी अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड भी जब बातें कर रहे थे तो काफ़ी बातें करते हैं। घर में भी इसी तरह है, आप थोड़ा खामोश रहते हैं, ये ज़्यादा बोलते हैं या असल में हमारे कैमरा के पीछे डिफरेंट है? अदब का भी तकाजा रहता है हमारी तरबियत में कि जब कोई बड़े बोल रहे होते हैं तो हमको अदबन सुनना ही पड़ता है। तो वो जो तरबियत चली आ रही है उसी को हम लोग सब फॉलो करते हैं। कहीं अगर मैं बैठ जाता हूँ, भाई नहीं होते, तो फिर वो छोटे भाई वगैरह यही देखते हैं। अच्छा, वही चीज़ फॉलो होती है। ये मैंने बहुत देखा है, जो लोग क्लासिकल म्यूजिक में हैं या कव्वाली में हैं या आर्ट की किसी फॉर्म में हैं, उनका तहजीब एक ऐसा एलिमेंट है जो अब तक हाथ से गया नहीं है, छूटा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, ये चीज़ है। ये बिल्कुल ऐसा ही है और ये बहुत अहमियत की बात है। सही। अगर इसको आप सोचें, इस दौर के अंदर इस तरह का माहौल आपको नहीं मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा, न्यू जनरेशन में नहीं मिलेगा। जी। मगर चूंकि हमारे पास सदियों से यही तरतीब और यही मामला चले आ रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। आपके लिए एक बात खास तौर पर करता चलूँ कि इस दौरे जदीद में भी मेरे घर में वही पुराना माहौल, उसके मैं कुछ वजूहात भी रखता हूँ। मेरे घर में आज भी इनकी बीवी, इनसे छोटे भाई की बीवी, उनसे छोटे, वो मुझसे पर्दा करती हैं। अच्छा। जिसको घूंघट काटना कहते हैं ना। और वो आज भी वो आपस में कितने लड़ रही हों, कट रही हों, मर रही हों, अगर मैं दाखिल हो गया तो ऐसा होता है जैसे कोई सांप सूंघ गया। अच्छा। ये तरबियत का एक हिस्सा है। खबरदार, फना साहब आ गए। और यही मामलात हैं हमारी तहजीब को और तमद्दुन को समझने और बचाने के। वरना जिस वक्त शतरे बेमहार हो जाता है तो फिर कौन ससुर, कौन जेठ, कौन जेठानी वगैरह वगैरह। ये तरबियत पर जब हम अमल करते रहते थे तो हमारी बहसियत मजमूई कौमी एतबार से हमारी एक शनाख्त थी। आप लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम में, और आप लोगों के यहाँ जब कोई डिसीजन मेकिंग होती है, किसी बात का मशवरा या फैसला करना होता है,
तो आप लोग अगर आपके घर की फॉर इंस्टेंस कोई बात है बच्चों के हवाले से या कुछ और फाइनल फैसला आपका अपना होता है या फिर भाई से कंसल्ट होता है? भाई से कंसल्ट, जो भाई कहें। अगर वो फैसला या वो मामला इस किस्म का हो कि जिसके अंदर भाई को और भाभी को इन्वॉल्व करना बहुत ज़रूरी है तो वो भाई का फैसला होगा। अच्छा। अदरवाइज कोई उनका इंटरनल मसला है, कोई दाल चावल का मसला है, कोई रोटी का, कपड़े वो तो गलत चीज़ है ना, वो तो रोजमर्रा की चीज़ है, कोई उसमें नहीं है। हाँ, जी, बहुत बिल्कुल। जरूरी एक स्पेस भी है, इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो अब जब नहीं वो बात बड़ी अच्छी आपकी मुझे लगी, क्योंकि छोटे तो जो उनकी तरबियत का हिस्सा है या जो उनको सिखाया गया है वो उसी तरह बाअदब हैं, लेकिन बड़े भी उनको स्पेस दे रहे हैं कि किस मामले में हमारी ज़रूरत है या किस मामले में नहीं ज़रूरत है। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आजकल जॉइंट फैमिलीज में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो इंटरफेरेंस पे ज़्यादा होती है। हाँ। मैं एक बात और अर्ज करता चलूँ कि जब मेरे वाले साहब क़िबला का इंतकाल हुआ तो सोयम वाले दिन मेरे एक बड़े अच्छे बुज़ुर्ग दोस्त जिन्होंने मुझे सलूक की मनाजिलें भी तय कराई वो तशरीफ़ लाए। मैं चूँकि बड़ा बेटा हूँ तो वो हमारे पास की रसूमात के तहत बड़े बेटे को जिम्मेदारी दी जाती है घर के मामलात की तमाम चीज़ों की। हर जगह होता है ये, हर जगह होता है। तो उन्होंने आकर मुझसे कहा कि अबे तू बड़ा हो गया, तो मैं रो पड़ा। रोने की बात थी, स्वयं वाला दिन था। कहेंगे हम अभी तू बड़ा नहीं हुआ, हम तुझे बड़े होने की तरकीब बताएं अगर तू बड़ा होना चाहता है। ये तीनों भाई मुझसे छोटे हैं। तो मैंने कहा जी बताइए। कहेंगे तू छोटा हो जा, तू छोटा हो जा, ये छोटे तुझे बड़ा कर देंगे। अब अगर कोई ऐसा मामला होता है जो ख़ानदानी तौर पर, बैनुल ख़ानदानी तौर पर अगर कोई मामला ऐसा आ गया है कि जिसमें मुझे डिसीजन लेना है, अब वो डिसीजन मेरा बिल्कुल दुरुस्त है, अगर मैं इनसे कहता हूँ कि भाई अबू मोहम्मद वो फ़लाँ आई थी, वो मेल मिलाप करना चाह रही हैं या ताल्लुकात बहाल करना चाह रही हैं और उनसे ये मामला है, तुम्हारा क्या ख्याल है? तो अबू मोहम्मद को तो कुछ भी खबर नहीं है। अबू मोहम्मद यही कहेंगे कि भाई वो जैसा आप चाहें वो कर लें, हमें तो मालूम नहीं है। तो मेरा फैसला इन पर मुसल्लत हो गया और इनका फैसला मैंने उसको डिक्लेयर कर दिया। मुफ्त में बड़े हो गए, अगर छोटे हो जाओ तो, अगर छोटे हो जाओ तो मुफ्त में बड़े हो जाते हैं। बहुत खास बात है ये। जी बड़ी खास बात, अगर समझी जाए तो बड़ी खास बात, बहुत खास बात है, बहुत खास। और ये सिर्फ पर्सनली नहीं बल्कि प्रोफेशनली भी यही बात है। जी बिल्कुल। ये बात हमेशा बड़े कहते हैं और मुझे बार बार अपनी अम्मी की भी बात ये याद रहती है जब वो यही कहती हैं कि जितना दरख्त को फल लगते हैं उतना वो झुकता है। क्या बात। तो वो एक जो बात है ये बड़ी जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। झुक के मिल, जो आला ज़र्फ़ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं। सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब बहुत खूब। अच्छा, गुफ्तगू तो हम किए जाए तो पूरा अभी हमारा गुफ्तगू में ये एक सेशन हमारा गुफ्तगू का होना चाहिए, एक सेशन कवाली का होना चाहिए, लेकिन अभी हम थोड़ा सा गुफ्तगू को ब्रेक लगाते हैं अपनी बातों को और आगाज करते हैं। ठीक है जी। क्या बात की आपने, आपकी बात को मैं गुलाब करता हूँ। ये कहिए कि गुफ्तगू को साज के साथ करते हैं। हाँ बिल्कुल। साज और आवाज। जी, साज और आवाज। अल्लाह मेरा इश्क भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू
मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए, सना बशर के लिए है, बशर सना के लिए। तमाम हमद सदावार है खुदा के लिए, तमाम हमद सदावार है खुदा के लिए। अता के सामने यार अब खता का जिक्र ही क्या, अता के सामने यार अब खता का जिक्र ही क्या। कि तू अता के लिए है, बशर खता के लिए। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी यार होवे नाले लजपाल होवे ता यारी लावण चसे। इसको मैं लौटता हूँ सूफीज़म की तरफ कि रब्बे करीम माबूद बरहा, बंदा महज। अगर वो अपने कर्म पर, अगर बंदा उस काबिल नहीं है कि उसका हक़ अबदियत अदा कर सके, तो वो अपना हक़ माबूदियत अदा करता है। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू। यार हमें लजपाल हमें ता यारी लावण चस है, यार हमें लजपाल हमें ता यारी लावण चस है। यारी खातिर सरजे मंगे सरदे वण केड़ी कस है, यारी खातिर सरजे मंगे सरजे वण केड़ी कस है। फिर थी वे जड़ा लोग के यारी। फिर यारी लाना क्या है, ये दोस्ती करना क्या है? अबदियत। वो काफिर है कि जो इकरार अबदियत के बाद भी उसको ना माने। काफिर थी वे जड़ा लोग के यारी, काफिर थी मैं जड़ा लोग के यारी, पीछे आके साड़ी बस है। यारी लोण ते तोड़ दी बावण, सब पीर फरीद दी दस है। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। जो कुछ है वो तू, जो कुछ है वो तू। यार बिना मेरा जीवन कूड़े, यार बिना मेरा जीवन कूड़े, यार बिना मेरा जीवन कूड़े, अते अंदर दर्द हजारा। यार बिना मेरा जीवन कूड़े। मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा दीन भी तू, ईमान भी तू। मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर, मुसहफ पे कुरान भी तू। तू किसी शक्ल में हो मैं तेरा शहदाई हूँ, तू किसी शक्ल में हो मैं तेरा शहदाई हूँ, तू किसी शक्ल में हो मैं तेरा शहदाई हूँ, तू किसी शक्ल में हो मैं तेरा शहदाई हूँ। तू अगर शम्मा है रोशन
लेकिन आप लोगों पे अल्लाह की ऐसी रहमत होती है कि आप जो दिल में अल्लाह के लिए मोहब्बत है उसका इजहार ऐसे प्यारे तरीके से करते हैं कि उस वक्त ये फीलिंग हो रही होती है कि हाँ मेरे दिल में भी तो यही है, मैं भी तो यही कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ। ऐसे ही बहुत बहुत ये, लेकिन खास करम है अल्लाह का, आप कह सकते हैं ये बात, अल्लाह का बड़ा करम से नहीं कह सकते। और हमें फख्र है कि अल्लाह का हम पे करम है इस हवाले से कि मालिक ने अपना, और हम इस करम को बांट रहे, अल्लाह का हम पर करम है। मगर वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, वो रज़क़नाहुम का सेगा सिर्फ खाने पीने के लिए नहीं है, वमिम्मा रज़क़नाहुम जो कुछ हम उनको देते हैं वो उसको बांटते हैं। तो मेरा ताल्लुक़ चूँकि सूफिया के तबके से है, मिन ज़ुमरा सूफिया है, तो जो कुछ हमारे पास अच्छा है वो हम बांट रहे हैं। इसी वास्ते वो आपकी आंखों में जो कतरे आए हैं ना, वो ज़ब्र रहमत, कतराए ज़ब्र रहमते तो बसस, कतराए ज़ब्र रहमते तो बसस, शुस्तने नाम ए सियाह हमा, वो कतरा गिरने से पहले सब धुलाई कर जाता है इज़हार अब्दियत के हाल से। अल्लाह बहुत बहुत आप लोगों के वैसे इतने विजिट्स होते हैं पूरी दुनिया में, इतनी जगह, आप जैसे अभी बता भी रहे थे कि साल में 10 महीने तो आप किसी न किसी गैर मुल्की दौरे पे रहते हैं और वहाँ कव्वाली की महफिल और सब कुछ। तो कोई ख़ास आपको, वैसे तो आई एम श्योर बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए होंगे जो याद करने वाले हैं या बताने वाले हैं, लेकिन कोई ख़ास बात इस ये जो अभी आपने वहदियत का पॉइंट बताया, या जब आप अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, इस हवाले से कोई ख़ास इंसिडेंट हुआ हो? मैं ज़रूर कहूँगा, ये इनको जो कुछ बीता होगा वो ये जाने। आज से कोई 10-12 साल पहले कोई एम्स्टर्डम कोई जगह है ना जी, मैं भी उसी का जिक्र करने वाला, अल्लाह उसी हॉल का जिक्र करने वाला था। उस एम्स्टर्डम के किसी हाल में हम बैठे हुए थे। अब मुझे ये नहीं मालूम है कि एम्स्टर्डम मुल्क है कि शहर है, और ना मुझे उससे कोई गरज है। अच्छा। तो वहाँ पर एक पाकिस्तानी शख्स की जर्मन या किसी गैर मुल्क की बीवी थी और वो मुसलमान हो गई थी। उस शख्स ने हमारा प्रोग्राम रखवाया। अच्छा। तो जब हमारा प्रोग्राम पीक पर पहुंचा तो उसने अपने शौहर से कहा कि कि मैं उर्दू तो नहीं समझती, फ़ारसी भी नहीं समझती, अरबी भी नहीं समझती, मगर ये जो कुछ मैं कहूँगी कि पढ़ रहे हैं, नोट गा रहे हैं, जो कुछ ये पढ़ रहे हैं, तो मेरा दिल चाहता है कि वो जैसे तुम बैठते हो ना किसी ख़ास सिमत की तरफ, कुछ वो चादर बिछाकर, पता नहीं तुम क्या करते हो, तो मेरे आज ये तबीयत चाह रही है कि मैं उसी तुम्हारी नकल करूं और सिर्फ ये सुनती रहूं और अपने पैदा करने वाले से मेरा राब्ता वो बहाल हो जाए। वो ये मेरे लिए बहुत बड़ा वाक़या है, बहुत बड़ा। अगर कोई सुन के ये फील करे ये मेरा कनेक्शन है। एग्जैक्टली। अल्लाह। और उसने कहा कि मेरा कनेक्शन हो गया है, वल्लाह आलम ये वो जाने। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आप लोग नमाज पढ़ते हैं मैं वैसे ऐसे बैठ जाऊँ वहाँ पर मुसल्ले के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और हमारी हिस्ट्री भी रही है कव्वाली के हवाले से, आप लोगों का भी अपनी फैमिली के हवाले से बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए होंगे जब दुनिया भर में लोग अगर दीन की तरफ राग़िब हुए, दीन इस्लाम की तरफ, तो वो कव्वाली की एक फॉर्म थी जो उनको अट्रैक्ट करती थी। सही है, सही, बिल्कुल सही बात। एक बात मैं भी ख़ास तौर पर अर्ज़ करता चलूँ, मैंने जो ये वाक़या बयान किया है आपके कहने की हुक्म के मुताबिक कि मुझे क्या चीज़ किस चीज़ ने मुतासिर किया वो मैंने बयान कर जी जी। इसके अंदर मैंने अपनी कोई बड़ाई या अपना बिल्कुल हमारी समझ आती है, नहीं वो समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। क्योंकि आजकल गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ, तकरीबन 30-35 साल से, कि हर शख्स गाने वाला या कुछ पढ़ने वाला या कुछ बजाने वाला जिसका थोड़ा सा भी असली या नकली कनेक्शन है, हाँ जी, सूफियत से, ठीक है, असली या नकली, जी जी, जिसका भी कनेक्शन है, वो पाकिस्तान आने के बाद ये दावे करता है कि जी मैंने 400 को मुसलमान किया, मैंने 500 को मुसलमान किया, किसी ने 4000 के मजमे को मुसलमान किया। तो मैं ज़ाती तौर पर गौर करता हूँ उस बात के ऊपर कि ये शख्स जो मुसलमान, जिसके हाथ पे 400 आदमी मुसलमान हुए हैं, इसकी ज़िंदगी मेरे सामने खुली किताब।
इसकी जिंदगी मेरे सामने खुली किताब है, मैं जानता हूँ इसका सोना उठना बैठना सब कुछ मैं जानता हूँ। अगर इस शख्स ने 400 को मुसलमान किया होगा तो वो मुसलमान कैसे होंगे? तो ज़रूरी है कि आदमी अपने अफकार, किरदार, अमाल को भी दुरुस्त करे और इनफरादी तौर पर अगर आप अपने अमाल को दुरुस्त नहीं करेंगे जी। तो उसका इज्तिमाई तौर पर कोई असरअंदाज नहीं नजर आ सकता। तो जरूरी है कि पहले आप खुद अमल करो, फिर दूसरे से आप सच बोलो तो दूसरे को सच बोलने की तलकीन करो जी। ये बहुत जरूरी है जी। अच्छा अबू मोहम्मद साहब, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में आप लोगों ने कव्वाली कही है, किस कौन कौन सी लैंग्वेज है? एक तो तमाम पाकिस्तानी लैंग्वेज, पंजाबी, सराइकी, पश्तो में भी। अच्छा। और फिर हम लोगों ने जैपनीज में भी। अच्छा। जी हाँ, इत्तेफाक से वो आज से कोई 20 साल पहले की बात है। हाँ। हमारे एक बड़े करम फरमा थे, नहीं वो जिन्होंने अताके से मुलाकात कराई थी। हाँ हाँ, अबुल खैर कश्फी साहब, बड़े बुजुर्ग मेरे उस्तादों में थे डॉक्टर अबुल खैर कश्फी। अच्छा। तो वो किसी ज़माने में जापान जाया करते थे, उनके पास यहाँ पर वहाँ से कुछ लोग आते थे, तो उनकी ख्वाहिश थी कि हम कोई चीज़ जापानीज में भी बनाए। तो फिर हमने एक हाइको जो इनके होते हैं वो हाइको को तर्जुमा था हमारे पास। अच्छा। तो उसको हमने थोड़ा सा सुना। असल चीज बीबी ये है, पैगाम क्या है। हाँ जी। इस बात से आपको या किसी को कोई गरज नहीं होती कि जबान क्या है। जबान जो है वो इशू नहीं है, असल चीज है पैगाम। कि आप किसी भी जबान में दें। अब मैं यहाँ पर एक हदीस करीम कोट करूंगा। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुकल्लिमुन्नासा अला क़द्रे उक़ूलिहिम, लोगों से उसकी समझ और अकल के मुताबिक बात करो। अगर यहाँ पर कोई जापानी बंदा आ जाए जी। और आपको उसका इंटरव्यू लेना पड़ जाए तो बेचारा ना वो कुछ समझा सकता ना आप उसको समझा सकती। अब उसके अंदर इशारों की ज़बान या फिर पैगाम जी। पैगाम तो हम लोग जो हमारा पैगाम है कव्वाली के ज़रिए, उस पैगाम में ही उस ज़बान की कुछ बातें जब हम याद कर लेते हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। क्या था भाई वो याद किया था हमने, सुर में बोलो। मैंने इस वक्त एक नुस्खा इस्तेमाल किया है, आप पर आप पर आप पर आप पर आप पर आप पर। मैंने रिदम इस्तेमाल की है तो सब जो है अपने तौर पर उसमें झूमने लगे। कैसे? ये बैनुल अक़वामी ज़बान है। मेरा और तेरा, इसका और उसका बनाने वाला एक है। और यही पैगाम है ला इलाहा इल्लल्लाह का। जब हमने उसको ये कहा कि मेरा तेरा बनाने वाला क्रिएटर एक ही है, तो वो उसने अपनी जबान में सुना, नाच पड़ा फिरोई गोया फिरोई गोया कौजा कौजा ये बड़ा अच्छा। मैं तो जब आपने नहीं सुनाया था तो मैं सोच रही थी कि जापानीज में कव्वाली कैसी लगती होगी। मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने जहन में सोची कि कैसी लगेगी, लेकिन ऐसी लगेगी ये नहीं पता था।
बहुत अच्छी, बहुत अच्छा तरीका, बहुत अच्छा। जी तकरीबन हम लोग आमतौर से यही करते हैं कि जहाँ भी जाते हैं कोई एक आध ऐसा पीस। बिल्कुल। उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। वाह जी वाह वाह वाह, क्या बात मेरा है। पैगाम मोहब्बत है, क्या बात है। हल। अच्छा, हम लोग अभी पहले घंटे में कुछ गेम्स और स्पोर्ट्स की बात कर रहे थे ये कि हमारे यहाँ यंगस्टर्स में, नौजवानों में अब है कि दीगर और एक्टिविटीज़ में वो पढ़ जाते हैं, ऐसी फजूल सी चीज़ या फिर फजूल चीज़ें उतनी ना भी हों तो कंप्यूटर एक चीज़ मिल गई है जिसके सामने आप बैठे हुए गेम खेल रहे हैं। स्पोर्ट का वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है जो पहले हुआ करता था कि मैदान में जा रहे हैं, इस एक्टिविटी में, उस एक्टिविटी में। तो आप भी, हमने सुना कि काफ़ी स्पोर्ट्स में एक्टिव रहे हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, इंडोर भी और आउटडोर भी। अच्छा। और वो पहले मैं आपकी बात बड़ी करके कहूँगा, क्योंकि तरबियत पीछे से होती है। हमारे ज़माने में या पुराने ज़माने में जो भी बच्चों की तरबियत जिस्मानी तौर पर जो होती थी वो सबसे पहले गंजा करा के होती थी। मैं गलत तो नहीं कह रहा? बच्चों को बाल बढ़ाने से रोका जाता था और उनको पकड़कर जो है उनकी टिंड कर दी जाती थी। क्योंकि एक तिब्बी तौर पर ये बात मशहूर है कि बाल जो है अगर खून का दौरानिया बालों में चला जाएगा तो दिमाग क्या उसका काम। तो सबसे पहले तो टिंड और उसके बाद भागना, दौड़ना, कसरतें करना और वो डंड निकालना, बैठकें निकालना। तो ये यहाँ से तरबियत चलती है। फिर जब हम अपने स्कूल लाइफ में पहुँचे तो ये चाइल्डहुड जिसको कहते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है टेढ़ी टेढ़ी अंग्रेजी बोलना। अच्छा। वो चाइल्डहुड जो होता है वो रॉबिन हुड का छोटा भाई। तो वो उसके अंदर वो गिल्ली डंडा और वो मारम पीटी और ये तो खैर घरेलू गेम है। मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करता था। अच्छा। मैं फुटबॉल बहुत अच्छा खेला करता था। उस ज़माने में लोग हमारे अपनी टीम के भी और मुखालिफ टीमों के भी लोग वो मुझे हुआ समझते थे। अच्छा। तो फुटबॉल खेली, बहुत मज़े से खेली, अब बड़ा नाम पैदा किया कराची में। अच्छा। और शतरंज खेली। शतरंज बड़ा दिमागी गेम होता है और वो सोचने और समझने की फ़िक्र को बढ़ाता है। तो शतरंज खेली, मैं पैन पाकिस्तान लेवल पर चैम्पियन रहा उसका। शतरंज का। साइकिलिंग करी, साइकिलिंग के अंदर भी फास्ट साइकिलिंग और स्लो साइकिलिंग और बड़े बड़े उसमें हम वो जैसे कहते हैं ना वो बंदर की तरह कलाबाजी का। बचपने का दौर जो है वो बड़ा हसीन होता है वो। तो उसमें तरह तरह के कमालात दिखाते थे, हमारे असातिज़ा भी थे। और वो जो थोड़ा बहुत वो बैडमिंटन खेला, ये खेला, वो खेला, ये तो खैर एक मामलात ज़िंदगी के मामलात में शामिल है, खेलना कूदना। क्योंकि बचपन जो है वो खेल कूद के बगैर होता नहीं है। नहीं, और आपने ऐसे स्पोर्ट खेले हैं कि इसके बाद अब तो साइंटिफिकली लोग बता रहे हैं दुनिया भर में कि इससे ये फ़ायदा है, इससे दिमाग का ये फ़ायदा है। कोई आपकी पेशेंस बढ़ाता है तो कोई आपका दिमाग की सलाहियतें अच्छी करता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, कुछ फिजिकली आपको फ़ायदा पहुँचाते हैं। जी, तो आपको भी अब फील होता है कि ये तमाम चीज़ों का आपकी सोच पे, समझ पे, जिस्म पे हाय आपने क्या जिक्र कर दिया कि आपको अब फील होता है। हकीकत ये है कि फीलिंग जो है उस वक्त ही आती है, याद उस वक्त आती है जब वो चीज़ आपके पास होती नहीं। तो वो जवानी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह, लोग मुझे अब भी जवान समझते हैं हूँ। तो जवानी गुजर गई तो अब एहसास होता है। एक ज़माना था कि मैं फिज़िकली इतना टाइट था कि वो जो लॉन्ग जंपिंग होती है, लॉन्ग जंपिंग और हाई जंपिंग वगैरह वगैरह, उसके अंदर बड़ा नाम पैदा किया। अच्छा। बड़ा नाम पैदा किया और ऐसे लोगों से सीखा कि जिसको हमारे माशरे में लोग कबूल नहीं करते। आपने सुना होगा नट वगैरह जो होते हैं, जो सड़कों पे कमालात दिखाते हैं, उनको वैसे तो पजीराई नहीं मिलती। वो अपने गली कूचों में खेल तमाशे दिखाकर खुश हो जाते हैं, मगर उनकी जो फिजिकल फिटनेस के फार्मूले हैं, एक्सरसाइज हैं, वो उनसे सीखी। तो मैं इतनी लंबी जंप लगा लिया करता था कि रेलवे की पटरी जो होती है ना, तो रेल की पटरी के इस तरफ खड़े होकर
इस तरफ खड़े होकर डायरेक्ट उस तरफ कूद जाया करता था। अच्छा। और ये नामुमकिनात में से है। अच्छा। ये मैं टीवी पर कह रहा हूँ। और घर में प्लीज ट्राई मत कर लीजिएगा। जी हाँ, तो वो बगैर तो तकरीबन 8 साढ़े 8 फीट की पट्टी और भाग कर आना और दौड़ कूद जाना कोई और चीज़ है। यहाँ से जम खाकर वहाँ, तो अभी कुछ दिनों पहले वो हमारा बच्चा जो है गयूर अहमद जो बैठे हुए तबले पे, जी जी जी, तो वो उसको कूदने की कोशिश कर रहा था तो वो पटरी के इस तरह भी गिर रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो ये करता रहा हूँ। हाँ। और मैं उनको बताया यार हम कभी कूद जाया करते थे। हाँ। अभी जरा, तो उन्होंने कहा अभी करके दिखाइए। हाँ। तो मैंने वो एक कदम इधर रखा और एक कदम इधर रखा, ऐसे चुके अब। हाँ। तो वही तमाम चीजें जिंदगी के साथ साथ हैं और इनका मजा लेना चाहिए। मजा लेना चाहिए, बच्चों को भी छोड़ना चाहिए कि वो इसका मजा लें। क्योंकि अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा हो रहा है कि आपकी फैमिली में ये रुझान रहा है, आप लोग चाहते हैं, खुद भी आप लोग इन तमाम फिजिकल या मेंटल एक्टिविटीज़ जितनी भी जिनको हम स्पोर्ट्स कहते हैं कलेक्टिवली उसका पार्ट रहे हैं। लेकिन अब थोड़ा पढ़ाई की तरफ माँ बाप ज़्यादा सोचते हैं ना, या प्रोफेशन की तरफ कि बस ये कर ले, बस यूँ पढ़ ले, बस इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए। तो वो खेल हर चीज़ की अपनी जगह एक हैसियत है, अहमियत है, हर चीज़ की अपनी जगह अहमियत जी। अगर आप वो गधे पर किताबें ला देंगे, आजकल मैं देख रहा हूँ कि मेरे पोता पोती, माशाल्लाह मैं पोता पोती वाला हूँ जी, माशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे पेट भर के पोते भी दिए, पोतियाँ भी दी हैं, नवासियाँ भी दी है, नवासे भी दिए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा करम है। वो 5 साल की 4 साल की बच्ची इतना वजन लेकर स्कूल जा रही है, तो मैं उसकी माँ को, अपनी बेटियों को डांटता हूँ कि भाई तुम पागल हो गई हो। ये उम्र तो इनके खेलने की है, पढ़ाओ, जरूर पढ़ाओ, मगर ये इतनी किताबें उसको ऊपर लाद दी हैं कि बेचारी जिस वक्त ऊपर वो फ्लैट में आती है तो उसकी कमर टूटी हुई होती है। अच्छा, आपके जितने ये ग्रैंड चिल्ड्रन है, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ, उनका आपसे कैसा रिलेशनशिप है? जैसे ये लोग तो थोड़ा सा एक डिस्टेंस भी रखते हैं, तमाम चीज़ें वो होता है ना, मगर जो अपने बच्चों के बच्चे होते हैं ना, वो वाला लिहाज नहीं रखते जो अपनी औलाद से होता है। बड़ी प्यारी बात कही है आपने, बड़ी। वो तो नींद में भी जगा देंगे, सब कर देंगे। एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं जिस माहौल से गुजरा हूँ, जिस माहौल से गुजर रहा हूँ, वो फकीराना माहौल है। मेरे अपने कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आपके ज़माने में एक्सरसाइजेज है, हमारे ज़माने में रियाजत है, उसकी मुजाहिदा है, तो उसमें अकेला होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा कमरा सब लोग जानते हैं कि वो शीशे भी बंद, न सिर्फ बंद बल्कि उसके काले रंग के शीशे और पर्दे और फलाना, अकेला होता हूँ। हमारी बेगम भी जो है वो बड़ी मुश्किल से आती है वहाँ पर। कभी हमने उनको चीख के आवाज़ दे दी, अरे वो बेचारी पान लगा कर ले आई। अच्छा। अब जब उनको मालूम है कि ये अंदर कमरे में बैठे हुए हैं और काम वाम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक सोच विचार है जिसमें वो, तो उसका तोड़ ये हुआ कि आज वो हमारा पोता और पोती जो है, उनकी दादी बोलते रहती है कि वो अरे नहीं दद्दू आराम कर रहे हैं, तो आके दरवाजे पे लात मारता दरवाजे पे, और मेरी आंखें बंद हैं, मैं अपनी फिक्र में हूँ, तो वो ऊपर से आके देखता ही हूँ करके, और वो बोलता है दद्दू मैं जानता हूँ आप जाग रहे हैं। अच्छा। आप जाग रहे हैं, तो उनका वो बच्चों का लिहाज, वो बड़ा प्यारा मजा। वो अच्छा, वो उसका कोई तोड़ भी नहीं है, बच्चे करते हैं ना, वो सारी वो चीजें कर लेते हैं जो शायद माँ बाप ने अपने बच्चों को इजाजत नहीं दी, मगर उनके बच्चे जो हैं वो सारी वो काम करते हैं जिससे खुद जो सारा उधार चुका देते हैं। औलाद डर रही होती है कि अच्छा अब्बू सो रहे नहीं, या अम्मी ये काम कर रही हैं, हम लोग जरा सा डरते हैं, मगर अगर हमारे बच्चे हैं तो वो किसी से नहीं डरेंगे, वो जाके पूरा अपना, चूंकि वो आपके बच्चे हैं ना, और आप हमारे बच्चे हैं, तो वो बच्चों को हमसे नहीं डरना चाहिए। नहीं डरते, नहीं डरते। मगर उनके बेखौफी में भी एक तरबियत होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है। अभी 2-4-5 रोज की पहले की बात है, मेरी नवासी बहुत जिद कर रही थी, बहुत मेरी लाडली है, बहुत लाडली है, साहब पोता पोती भी, वो बहुत जिद कर रही थी, बाज नहीं आ रही थी और उसकी जिद भेजा थी, तो मैंने उसकी पकड़ के खूब ठुकाई करी। अच्छा। खूब ठुकाई। ओए होए। अगर अमेरिका होता तो वो 911 पे फोन हो जाता। खूब ठुकाई करी और उसके बाद उसको लिपटा लिया 10 मिनट के बाद, और उसको फिर वो चॉकलेट और ये वो उसको जो मोहब्बत दी, तो मैंने कहा आज से ये मेरी बेटी हो गई है, आज से ये मेरी बेटी है। तो 10-12 दिन के पहले की बात यह है कि अब वो जब भी कमरे में आती है या बातचीत करती है, शरारतें उसकी अपनी जगह हैं, तो वो बोलती है कि वो नानू, नानू को बोलूं, और मैं बोलता अच्छा वो मेरी वाली बेटी है भाई, उसको बुलाओ। बिल्कुल सीधी,
बिल्कुल। और वो अक्सर आकर बोलती है नानू मैं तो आपकी बेटी हो गई ना, आप तो मुझे खून निकाला था ना, मैं तो बेटी हो गई आपकी। ओह माय गॉड, बड़ी मजे की बात। अच्छा जी चले, आप दोबारा कुछ सुनना चाहेंगे? कुछ भी सुनाओ यार। छाप तिलक सब अल्लाह, छाप तिलक सब मुझसे मुझी को छीना है अल्लाह, मुझसे मुझी को छीना है, तेरी निगाह ने छाप तिलक छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, मैं तो पी के पास गई, मैं तो अपनी छब बनाई के मैं तो पी के पास गई, छब छब देखी पी की मैं अपनी भूल गई, छब तिलक सब आंखों में कह दिया सब कुछ, 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 कानों कान एक तो खबर न हुई, नैना मिला के सना जला के, नैना मिला के सेना चला के बात अगम कह दी, मेरे मुझे से मिला के। आपके इस प्रोग्राम की वसातत से आज ये ख़ास बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा अपने तमाम आर्टिस्ट हजरात भाइयों के लिए कि ये लफ्ज़ बात अगम कह दीनी है। प्रोग्राम का कोई मकसद भी तो होना चाहिए ना कि सिर्फ गुफ्तगू तो नहीं है, बात अगम कह दीनी। तमाम ख़वातीन ज़्यादातर हजरात इसको बात अधम पढ़ते हैं, वो गलत है। अधम जो है वो बेवजनी की कैफियत को कहते हैं और अगम कहते हैं गंभीर बात को। गंभीर बात कौन सी बात? ऐसी बात कि जिस बात के अंदर कोई बात, उसको गंभीर बात कहते हैं। जैसे इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है, इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है। इसमें गंभीर बात क्या है? इश्क जब हद से गुजर जाए तो बीमारी है और अगर हद से ना गुजरे तो अदाकारी है। बात अगम कहती उसे नैना मिला के बल बल जाऊं मैं तेरे रंगले जीवा, बल बल जाऊं मैं तेरे रंगले जीवा, बल बल जाऊं तोरे बल बल जाऊं जो मुझे देखता है नाम तेरा लेता है, देखता है नाम तेरा लेता है, जो मुझे देखता है नाम तेरा लेता है, मुझे देखता है नाम तेरा लेता है। मैं तो खामोश हूँ निस्बत मेरी खामोश नहीं, बल बल जाऊं मैं बल बल
थोड़े रंगे रजवा अपनी सी रंगीली उसे मिला के अपनी सी रंगीली अपनी सी रंग दीनी अपनी सी। हर इंसान की कोशिश होती है कि वो अपने महबूब के रंगों में ढल जाए। अब चाहे ये इश्क मजाजी हो या इश्क हकीकी हो, बात तो उसकी कोशिश होती है एक जैसा हो जाने। अगर पीर से मोहब्बत है तो पीर के आदात, अतवार, खसाइल वगैरह वगैरह वो आप भी अपनाने की कोशिश करता है। अगर महबूब उसका मजाजी है तो वैसी सूरत, वैसी बाल, वैसी कब जो उसको पसंद है। अब बात है हकीकत पसंदी की। जो मुझे देखता है नाम तेरा लेता है, जो मुझे देखता है, चूंकि मैं ढल गया हूँ मुझे लोग मन तो शुदम तो मनशुदी, मन तो शुदम तो मनशुदी, मन तो शुदम तो मनशुदी, मन तो शुदम तू मनशुदी, मन तन शुदम तू जान शुदी, ताकस न गोयद बादरी, ताकि बाद में लोग ये न कहें ताकस न गोयद बादरी के मन दी गरम तू दी गरी पल पल जाऊं थोड़े रंगे रजवा अपनी सी रंगीली उसे मेरा मिला के मैं तू तू मैं तू हूँ तू मैं हूँ। पमा पापा पमा पापा पमा पापा पमा दा पमा पमा दा पमा पमा दा दा पमा पमा गा गमा पदा निदा 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 पल पल जाऊं मैं। अरबी का एक मकूला है, ये मैं सिर्फ इंटरव्यू के लिए नहीं हाजिर हुआ हूँ, मेरा पैगाम, जो पैगाम मुझे कहीं और से मिला। अरबी का मकूला है अल वलदुन सिर्रुन ले अबीही, हर बाप, हर बेटा अपने बाप का साया होता है, यानी डुप्लीकेट होता है, तो उसको डुप्लीकेट होना चाहिए। अगर उसमें कोई ऊंची नीची बात है तो लोग उसको कहते हैं भाई तो अच्छे बाप की औलाद है। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रे जीवा, मैं तोरे रंग रे जीवा, मैं तोरे रंग रे जीवा, अपनी सी रंगीली मुझे मेरा मिला के कोली कोली भैया गोली गोली भैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़िया, गोरी गोरी भैया गोरी 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 भैया गोरी गोरी भैया गोरी गोरी गोरी। इतना मुझे मजा आ रहा है क्योंकि ये इंटरव्यू आपका फॉर्मल इंटरव्यू नहीं है, हम एक दूसरे से मिल गए, हमारी ज़हन और हमारी गुफ्तगू। एक बात अर्ज करता चलूं, गोरी गोरी बैया हरी हरी चूड़ियां। अब ये चूड़ियों का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट में है, हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और एक औरत के लिए, एक शादीशुदा औरत के लिए चूड़ियां बड़ी अहमियत रखती, चूड़ियां बड़ी अहमियत रखती। और फिर वो कहती है कि न सिर्फ चूड़ियां बल्कि हरी हरी चूड़ी। मैं आपको ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं
कि हज़रत अमीर खुसरो ने जो कुछ अपने अशार में बांधा है वो तसव्वुफ का निचोड़ है, दुनियावी मिसालों से समझाया है। गोरी गोरी बैयाँ हरी हरी चूड़ियाँ, दुनियावी एतबार से हरी चूड़ियाँ सुहाग की अलामत होती है, और तसव्वुफ के हवाले से हरा रंग अक्लो दानिश का रंग कहलाता है। गोरी गोरी बैयाँ और हरी हरी चूड़ियाँ, मगर क्या हुआ? बैयाँ पकड़ हरी मुझे नैना मिला के क्या बात है? खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, निजाम के खुसरो, अरे खुसरो अपने निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की मुझे नैना मिला के, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की मुझे नैना मिला के। Dani nadir dir ding ding dana, Dani nadir dir ding ding dana, Dani nadir dir ding ding dana, ding dana, dana dir da 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 de dan, yalalom 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 yale, ding dana na 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 dir da 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 de dan. Hayya yale hayya yale yalalom yalalom, hayya yale hayya yale yalalom, dane da dane 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 dane, du na kar nak tir kar tak tak daan tum tak 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 dani na dir dir ding ding dana. खुसरो निजाम के बल बल जाइए, मोहे सुहागन की मोदने बहुत खूब, बहुत खूब। और बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया और न्यूज़ पे हम लोग चले गए डायरेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह उसी में, क्योंकि आप लोगों मुझे ने तो यही खत्म पता किया नहीं और हुआ कि प्रोग्राम खत्म का शुरू कब हुआ था। नहीं बस आपने मुझे तो खत्म किया मालूम और ही नहीं है, हम मैं तो न्यूज़ पे अपना जहाँ खोया रहता हूँ वहाँ खोया रहता हूँ। बिल्कुल एक आपसे आपको लग रहा होगा थोड़ा खारा पानी है, जबकि हैदराबाद में तो नहीं है सच ना। अगर फिर भी आपको लगता है कि थोड़ा सा खारा पानी है, और आप क्या करें, जब भी नहाया करें ना नॉर्मल पानी से नहाएं, मगर जब आप नहाया करें बाल धोया करें। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? हुरिया बात कर रही हूँ। सफिया? हुरिया कोहाट से। हाँ हुरिया, कैसी हो? ठीक ठाक हो? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम हुरिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब आपने बताया था एक क्रीम मिक्सचर बताया था कि मुल्तानी मिट्टी और एटॉपनी क्रीम थी उसमें, और अर्के गुलाब, ये सारी चीजें थी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मैंने मुझे वो एटॉपनी क्रीम तो नहीं मिली यहाँ से। वो अगर वो ना मिले ना तो आप एक कीजिएगा, देखिए लिख ले। आप कहाँ से बोल रही हैं हुरिया? हम कोहाट से बात कर रहे हैं। कोहाट में देखिए, अच्छा देखिए एडाप्लिन ADA जी PE जी LE जी NE, ये जरूर मिल जाएगी, ये जरूर मिल जाएगी। आप ये ले लीजिएगा, सही है?
एक मिनट नुसरत आपी, वो असल में मैं ये कह रही थी कि ये मैंने पेशावर से भी पता किया, मुझे तो नहीं मिली, लेकिन मैंने वो जो सारी चीजें मिक्स करके लगाई है, मैंने डॉक्टर साहब से पूछना है, मुझे 100 में से 2% तो फर्क आया है, लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि कितने टाइम के लिए लगानी है, किस टाइम पे लगानी है। वो तो मैं अपने हिसाब से लगाती हूँ, अभी लाइट नहीं है तो मुझे आप अच्छा बिल्कुल जल्दी से बता दें। बिल्कुल हुरिया ये क्रीम आप जरूर ढूंढे, इसको मिलाना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल मिला लीजिए और कितनी इसको मिला लें और सुबह रात 2 दफा लगानी है फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, 2 महीने तक लगाओ, फिर हमें कॉल करना। हुरिया आप ख्याल रखो, थैंक यू। कितने टाइम के लिए लगानी है? 2 महीने तक लगानी है, सुबह रात लगी रहे। अच्छा, वो 3-4 घंटे, 3-4 जैसे आप लगा के ना थोड़ा सा काम किया, फिर उसके बाद पानी से धो दिया। थैंक यू। अच्छा जी, अब जल्दी से बता दीजिए। एक तो हैदर साहब का था, बालों का बड़ा, हैदराबाद में पढ़ते हैं, हाँ, और एक वो एसिड वाला फॉर्मूला बता दें। हाय, लेकिन हमारे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया, तो हैदर साहब का आप बता दीजिए। हैदर साहब को बताता हूं, फिर बड़ा जल्दी फर्क पड़ेगा। अच्छा देखिए हैदर साहब, बड़ा सिंपल सा आप क्या करें कि आप हफ्ते में 3 दिन जब भी आपके, एक तो सरसों के तेल की मालिश करें, और थ्राइस अ वीक आप क्या करें, हफ्ते में जब आपकी छुट्टी हुआ करे तो आपने 1 प्याज का जूस पूरा, ठीक है, उसके अंदर थोड़ी सी मुलेठी और कोकोनट मिल्क वो कैन मिल जाएगा, ठीक है, लेके अच्छी तरह से बालों में, और माल्ट विनेगर अच्छी तरह से बालों की रूट्स में लगाएं और उसको बेबी शैम्पू से बाल धो दें, बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा। और इसके ऊपर से भी आप सरसों का तेल लगा सकते हैं। अच्छा, एक विटामिन शुरू कर दें जिसके अंदर जिंक और मैग्नीशियम, जिंक और मैग्नीशियम ज्यादा, तो ये मिनरल्स हैं जो आपको कमी लगती है, डेफिनेटली वहां पे बड़ा खत्म हो गया। ये एसिड वाला सवाल का जवाब देना था, लेकिन इसको पेंडिंग में रखें। आप अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। ओवर द वीकेंड अच्छी चीजें कीजिएगा और फिर हमसे कनेक्ट हो जाइएगा मंडे को। टिल दैट टाइम, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।